मैंने हाथ हिलाया और सिस्टम का स्पिरिट स्टोन्स इंटरफेस खोल दिया। इन्फिनिट क्लोन सिस्टम, होस्ट रेल्म, थर्ड लेयर ऑफ की कंडेंसेशन, करंट क्लोन्स दांते, लूकस, ईथन, स्पिरिट स्टोन्स 2400 लो ग्रेड। मैं स्पिरिट स्टोन्स के काउंट को घूर कर देखने लगा। मेरे दिमाग में एक प्लान टूरान बन गया। अंधेरी रात और तेज हवा किलिंग और आर्सन के लिए परफेक्ट कवर होता है, या फिर सही बोले तो मेहनत से वेल्थ एक्मुलेशन करने के लिए। चिंग युन सेक्ट का बैक माउंटेन एक बिल्कुल सुनसान जगह थी। यहाँ तक कि कोर डिसिपल्स भी इधर आना पसंद नहीं करते थे। हर जगह कांटे और बड़े बड़े पत्थर फैले हुए थे। कभी कभी सिर्फ नाइट बर्ड की आवाज आती थी, वरना पूरा एरिया कब्रिस्तान की तरह शांत था। एथन धीरे से झुककर वंग फैमिली से मिला हुआ पुराना तटेटेड शीपस्किन मैप पकड़े हुए एक बड़े ग्रीन मॉस से ढाके बोल्डर के सामने रुक गया। यही जगह है, उसने धीरे से कहा। मैं टाउन के बाहर एक हिडन जगह से उसकी शेयर्ड विजन के थ्रू सब देख रहा था। मेरे सामने एक नॉर्मल दिखने वाला ह्यूज बोल्डर था। अगर मैप का गाइडेंस ना होता तो कोई भी नहीं जान पाता कि इसके नीचे क्या छुपा है। ईथन ने स्टोन के एक क्रैक में हाथ डाला और कुछ देर तक सर्च किया। उसकी उंगली एक बाहर निकले हुए रॉक पीस से टकराई। उसने जोर से दबाया, लेकिन कोई बड़ा एक्सप्लोजन या आवाज नहीं हुई। बस वो मैसिव स्टोन साइलेंटली साइड में स्लाइड हो गया और अंदर एक आदमी के जाने जितना ओपनिंग दिख गया। अंदर से एक हेवी वेव स्पिरिचुअल एनर्जी और पुरानी स्मेल बाहर आई। ईथन तुरंत अंदर घुस गया और स्टोन वापस बैंड हो गया। ये क्लियरली इंसानों द्वारा बनाया गया टनल था। जैसे जैसे वो अंदर गया, जगह और बड़ी होती गई। दोनों तरफ क्लिफ वॉल्स में चीप लुमिनेसेंट स्टोन्स लगे हुए, जो एक हल्की गोस्टली लाइट फैला रहे थे। थोड़ी डोर चलने के बाद सामने का स्पेस अचानक खुल गया। ये एक ह्यूज अंडरग्राउंड हॉल था। वहाँ 10 से ज्यादा माइनर्स पुराने कपड़े पहने हुए पिकैक्स से रॉक वॉल्स तोड़ रहे थे। उनके पास 2 कल्टीवेटर्स ओवरसीजर की तरह खड़े थे। हाथ में विप थी और वो चेयर पर बैठे बैठे सो रहे थे। वांग क्लैन ने सच में लिमिट क्रॉस कर दी है। चिंग्युन सेक्ट की आंखों के नीचे से ही सब कुछ चुरा रहे हैं। मैं ठंडा हंसा। नहीं, ये तो क्लियरली मेरा पर्सनल एटीएम है। मैंने ऑन ऑर्डर दिया, लेकिन ईथन सीधा अटैक करने नहीं गया। पहले उसने एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढा। सिस्टम लोकेशन के पास डिप्लॉय करो, रिक्वायर्ड स्पिरिट स्टोन्स डिडक्ट करो। क्लोन्स मैनिफेस्ट होने लगे, हवा हिलने लगी और स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगा। 24 बड़े बड़े ब्लैक फिगर्स हवा से अपीयर हुए। उनके फेसेस इमोशनलेस थे। बिना किसी आवाज और बिना टाइम वेस्ट किए वो क्रैम्प्ड टनल में खड़े हो गए। ये 24 फिगर्स एक ब्लैक टाइड की तरह कैवर्न में घुस गए। दोनों गॉड्स अभी भी सो रहे थे। उन्हें समझने का चांस भी नहीं मिला कि क्या हो रहा है। 7-8 बड़े हाथों ने उन्हें तुरंत जमीन पर दाबा दिया। उनके मुंह में कब्जा भर दिया गया और वो एक आवाज निकाले बिना बेहोश हो गए। पास के माइनर्स पहले ही डर के मारे फ्रीज हो चुके थे। वो कॉर्नर में चिपक कर कांप रहे थे। इथान उनके पास गए और हर एक को एक स्ट्राइक दी, जो एक फिजिकल हाइपोसिस जैसा काम कर रहा था। एरिया क्लियर होने के बाद मैंने ईथन के बॉडी का कंट्रोल लिया और स्टोरेज वाले कॉर्नर की तरफ गया। वहां न्यूली एक्सकवेटेड स्पिरिट स्टोन और का छोटा पहाड़ बना हुआ था। सिस्टम ने यूज डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर लिया। मुझे इसे बाहर ले जाकर बेचने का कोई पेशेंस नहीं था। बीच के लोग बहुत ज्यादा प्रॉफिट खा जाते हैं। डायरेक्ट रॉ स्पिरिट स्टोन और कंज्यूम करना बेटर था, चाहे इम्प्यूरिटीज की वजह से अब्सॉर्प्शन एफिशिएंसी % कम हो जाए। अब्सॉर्प्शन स्टार्ट होते ही स्पिरिट स्टोन ओरे का पूरा पेले आंखों के सामने घुलने लगा और धीरे धीरे ग्रे व्हाइट ऐश में बदल गया। अब्सॉर्प्शन कंप्लीट हुआ। बैलेंस 1200 स्पिरिट स्टोन्स, सिर्फ 1200। मैं हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन मुझे पता था ये बस पिछले 1-2 दिन का रिजल्ट था। फिर भी इतना काफी था इस वर्कफोर्स को अपग्रेड करने के लिए। सिस्टम, इथान और साइट पर मौजूद सारे 24 क्लोन्स को 3rd लेवल QI रिफाइनिंग तक अपग्रेड करो। इसी तरह मैं इनका यूज करने वाला था। 1st लेवल ची रिफाइनिंग वाले क्लोन से माइनिंग करवाना प्योर वेस्ट था। स्पिरिट स्टोन्स डिडक्टेड, अपग्रेड कंप्लीट। केव के अंदर जो 24 क्लोन्स पहले सिर्फ 1st लेवल ची रिफाइनिंग पर थे, उनकी और अचानक एक्सप्लोड हो गई। उनकी बोन्स क्रैक होने लगी, मसल्स और पावरफुल दिखने लगे और उनकी डल आंखें एकदम शार्प और ब्राइट हो गई। कल्टीवेशन वर्ल्ड में 3rd लेवल ची रिफाइनिंग कल्टीवेटर्स को लेबरर बनाना एक बहुत बड़ा लग्जरी था। काम शुरू करो, मेरे लिए सब कुछ खोड़ो। छोटे से छोटा स्पिरिट स्टोन फ्रैगमेंट भी जो क्रैक्स में छुपा है, सब निकालना है। 3rd लेवल ची रिफाइनिंग के 24 सुपर माइनर्स ने जमीन पर पड़े पुराने पिकैक्सेस उठा लिए। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ आफ्टर इमेजेस दिख रही थी। हर पिकैक्स स्ट्राइक के साथ स्टोन टूट रहा था और अंदर से ह्यूज रॉ स्पिरिट स्टोन्स निकल रहे थे। ये नॉर्मल माइनिंग नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ह्यूमन एक्सकावेटर काम कर रहा हो। ईथन भी खाली नहीं बैठा। वो कैवर्न के डीपर पार्ट्स में पेट्रोल कर रहा था और सो कॉल्ड सीक्रेट बैम्बू को सर्च कर रहा था। एव के सबसे डीप जंक्शन तक पहुंचते ही एक बहुत ही तीखी ब्लड और डेके की स्मेल ने उसके सेंसेस को हिट किया। इथन ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली और अंदर की तरफ बढ़ने लगा। आगे एक छोटा सा स्टोन चैम्बर था जो एक आयरन गेट से सील्ड था। जैसे ही अंदर का सीन मेरी नजर के सामने आया, मैं वहीं का वहीं रुक गया। मेरे हाथ में जो पम्पकिन सीड्स थे वो गसे में क्रश होकर पाउडर बन गए। उस चेम्बर में कोई ट्रेजर नहीं था, सिर्फ एक डजन
किचन बड़े बड़े आयरन केजेस थे और उन केजेस के अंदर स्पिरिट बीस्ट्स थी, बल्कि बच्चे थे। सबसे बड़ा बच्चा भी मुश्किल से 7 या 8 साल का होगा और सबसे छोटे बस 3 या 4 साल के। हर बच्चा हद से ज्यादा कमजोर था। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, बॉडी सिर्फ हड्डी और स्किन जैसी लग रही थी। उनकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था और उनकी कलाइयों पर गहरे कट्स के निशान थे। कुछ वुंड्स पहले ही भर चुके थे। केजेस के पास एक स्टोन टेबल थी जिसमें के बॉटल्स और जार्स पड़े थे। उनके अंदर एक थिक डार्क क्रिम्सन लिक्विड भरा था। ये एक ब्लड सैक्रिफाइस था। मैं ये नहीं बोलता कि मैं कोई सेंट हूँ, मैंने खुद बिना हेजिटेशन के किल और प्लंडर किया है, लेकिन ये सीन मेरी लिमिट के पार था। इस सब के पीछे कौन है? मेरी आवाज एकदम ठंडी हो गई, जैसे 9 अंडरवर्ल्ड्स की गहराई से आ रही हो। कॉर्नर में एक मिडिल एज्ड आदमी ब्रोकेड रोब्स पहने हुए टेबल के नीचे छुपा कांप रहा था। वो इस जगह का सुपरवाइजर था। कुछ गड़बड़ फील होते ही वो छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ईथन ने यूज कॉलर से पकड़ लिया और एक मरे हुए कुत्ते की तरह आसानी से खींच कर बाहर निकाल लिया। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं बस एक फॉलोअर हूँ, मोटा सुपरवाइजर रोते हुए बोला। उसके चेहरे पर आंसू और नाक बह रही थी। ईथन ने एक भी एक्स्ट्रा वर्ड वेस्ट नहीं किया। उसने हाथ बढ़ाया और उस आदमी का गला पकड़ लिया। ये बच्चे तुम्हारे लिए क्या है? ये मेडिसिन गाइड्स है, मोटा सुपरवाइजर मुश्किल से बोला। ग्रेट एल्डर चिंग्युन सेक्ट का आउटर सेक्ट एल्डर चुयान, उसकी लाइफ स्पैन खत्म होने वाली है। उसे लॉन्गिविटी पिल बनाने के लिए यंग बॉयज और गर्ल्स की वाइटल एसेंस चाहिए। चुयान, मैंने ये नाम अपने दिमाग में परमानेंटली नोट कर लिया। चिंग्युन सेक्ट का आउटर सेक्ट एल्डर, लेट फाउंडेशन, एस्टैब्लिशमेंट, रियल्म कल्टिवेटर। बाहर से वो एक रिफाइंड और इमॉर्टल जैसा दिखने वाला आदमी था। कौन सोच सकता था कि अंदर से वो सिर्फ मासूम लोगों का शिकार करने वाला बीस्ट है। तुम्हारे अलावा और कौन इन्वॉल्व है? वंग फैमिली लोगों को पकड़ कर लाती है और मैं उनकी गार्डिंग करता हूँ। ग्रेट एल्डर हर महीने ब्लड लेने आता है। बहुत अच्छा। मिथान ने अपनी कलाई घुमाई और मोटे सुपरवाइजर की गर्दन डेली पड़ गई। वो वहीं गिर गया। कॉर्नर में मैं खड़ा हुआ और धीरे धीरे चलने लगा। तुम अपनी लाइफ बढ़ाना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें किंग ऑफ हेल से मिलवा देता हूँ। वहाँ जितनी लंबी लाइफ चाहो जीना। एक बार किलिंग इंटेंट जग जाए तो यूज दबाना मुश्किल होता है, लेकिन ये बुद्ध लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर है। सालों से सेक्ट के अंदर रहने की वजह से उसके आसपास हमेशा एक्सपर्ट्स होंगे। सीधा असासिनेशन करना पॉसिबल नहीं होगा। ईथन ने कॉप्स सर्च की और थोड़ी देर बाद यूज एक लेजर और कुछ सीक्रेट लेटर्स माइल। मैंने लेटर्स पढ़े और मेरी आंखें चमाकू थी। ये लेटर्स चुयान ने वांग फैमिली के हेड को लिखे थे। उसमें वो जल्दी से मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करने को बोल रहा था, क्योंकि एक एंशिएंट इमॉर्टल रूइन जल्दी ओपन होने वाली थी। चुयान रूइन में एंटर करने से पहले फाइनल बैच पिल्स रिफाइन करना चाहता था, ताकि अपनी पीक कंडीशन में जाकर कोर फॉर्मेशन ट्राई कर सके। एंशिएंट इमॉर्टल रूइन, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई भूखा इंसान को खाना मिल जाए। मेरे लिप्स पर एक ओल्ड स्माइल आ गई। से के अंदर किसी एल्डर को मारना मतलब खुद मौत को बुलाना, लेकिन रूइन के अंदर अगर कुछ लोग मर जाए तो उसे बस बैड लक और लाइक ऑफ फेथ बोला जाएगा। अगर तुम रूइन में जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें उन बच्चों की तरफ से एक बड़ा गिफ्ट दूंगा। माइनिंग ऑपरेशन और 3 घंटे चलता रहा। 3rd लेवल QI रिफाइनिंग की एफिशिएंसी सच में टेरिफाइंग थी। स्पिरिट माइन वेन ज्यादा बाड़ा नहीं था, लेकिन मीर 24 क्लोन्स ने यूज पूरा खाली कर दिया। अब वहाँ सिर्फ रबल बचा था। एक भी लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन नहीं छोड़ा गया। एथन, तुम हिडन रहना, मैं प्रेपरेशन शुरू करता हूँ। दंते, बड़ा क्लोन्स लेकर इन बच्चों को माउंटेन से नीचे ले जाओ। चिंग्युन सेक्ट से दूर कोई सेफ जगह ढूंढो और इन्हें सेटल करो। हर एक को थोड़ा सिल्वर दे देना। बस इतना ही मेरी कॉन्शियंस के लिए काफी है। बाकी क्लोन्स सारे एक्सकवेटेड स्पिरिट स्टोन्स अंडरग्राउंड पैलेस में ले आओ। सुबह होने वाली थी और चिंगशन टाउन के बाहर अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी डेंस थी कि ऑलमोस्ट सॉलिड लग रही थी। मैंने अपने सामने स्पिरिट स्टोन्स के माउंटेन को देखा और मेरा मूड फाइनली बेटर हुआ। ये होती है असली वेल्थ। सिस्टम असेसमेंट के अकॉर्डिंग ये छोटा सा प्राइवेट माइन भी टोटल 1,50,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स दे गया। इतनी वेल्थ एक यूजलेस टैलेंट वाले इंसान को जीनियस बना सकती है और एक जीनियस को आसानी से कॉर्प्स में बदल सकती है। लुकास चिंग्युन सेक्ट के ईस्टर्न मार्केट के वाओ पवेलियन में गया। जैसे ही दुकान खुली, शॉपकीपर समझ गया कि एक बड़ा कस्टमर आया है। लुकास ने अपने कपड़े बदल लिए थे और चेहरा छुपाने के लिए कॉनिकल बम्बू हट पहना था। ये उन लोगों का स्टैंडर्ड स्टाइल था जो बहुत रिच होते हैं लेकिन आइडेंटिटी सीक्रेट रखना चाहते हैं। मेरा नाम मत पूछो। मुझे 7th लेवल की रिफाइनिंग कल्टीवेटर के लिए बेस्ट लाइफ सेविंग आर्टिफैक्ट्स चाहिए। स्पीड टैलिस्मन्स, अर्थ एस्केप टैलिस्मन्स, गोल्डन लाइट टैलिस्मन्स कितने स्टॉक में है, और एक कंप्लीट कल्टीवेशन टेक्निक भी चाहिए। सबसे बेस्ट जो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज तक गाइड कर सके। शॉपकीपर की स्माइल इतनी बड़ी हो गई जैसे उसके चेहरे पर फूल खिल गए हो। रिस्पेक्टेड गेस्ट, हमारे पास 5 एलिमेंट्स ओरिजिन रिटर्न मैनुअल है। ये एक पावरफुल सेक्ट की ऑर्थोडॉक्स टेक्निक है। स्टेबल है और फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसकी प्राइस सिर्फ 3000 स्पिरिट स्टोन्स है। ईथन ने स्टोरेज बैग काउंटर पर फेंक दिया। इस ट्रिप में ईथान ने टोटल 20,000 स्पिरिट स्टोन्स खर्च किए और सारा सामान अंडरग्राउंड पैलेस की टेबल्स पर भर गया। सबसे पहले मैंने तालिस्मन्स ऑर्गेनाइज किए, प्रोटेक्टिव आइटम्स एथन को भेज दिए। आखिर वो ही एक क्लोन है जो सक्सेसफुली इमॉर्टल कल्टीवेशन सेक्ट के अंदर घुस चुका है। यूज मरने नहीं दिया जा सकता। सब लोग इकट्ठा हो जाओ, मैंने कमांड दिया। अंडरग्राउंड पैलेस में ईथन को छोड़कर जो बाहर हिडन था, बाकी सारे क्लोन्स
क्लोन्स, चाहे डेंटे हो, लुकास हो जो कॉम्बैट हैंडल करता था, ये माइनिंग से वापस आए क्लोन्स, सब नीटली ग्राउंड पर बैठ गए। सेंटर में 5 एलिमेंट्स ओरिजिन रिटर्न मैनुअल रखी थी और हमने स्टडी शुरू की। ये थी असली सिंक्राइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड कंप्यूटिंग। डजन्स दिमाग एक ही टेक्निक को एक साथ एनालाइज कर रहे थे। सोचो कितनी स्पीड होगी। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट मंत्रा को डजन्स पार्ट्स में डिवाइड किया गया। हर क्लोन सिर्फ एक पार्ट समझ रहा था और फिर सब नॉलेज मेरे माइंड में मर्ज हो रही थी, सिर्फ आधी। इंसेंस स्टिक ए टाइम में मैंने आंखें खोली, उनमें क्लैरिटी चमक रही। तो ये है फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट का सीक्रेट, स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन करके तो फाउंडेशन बनाना। मैंने सेंटर में क्रॉस लेग बैठे लिंग ई को देखा। ये मेरा सबसे परफेक्ट कार्ड है। लिंग ई, अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। स्पिरिट स्टोन्स पानी की तरह कंज्यूम होने लगे। 10,000, 20,000, 50,000। लिंग ई की ऑरा कंटिन्यूअसली स्काई रॉकेट करने लगी। 4th लेवल ची रिफाइनिंग, 7th लेवल, 9th लेवल परफेक्शन। कोई बॉटलनेक नहीं था। जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो तो कोई हर्डल इम्पॉसिबल नहीं होता। क्या ये है फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में एंटर करना? लिंग ई के बॉडी के अंदर एक हेवी साउंड हुआ, जैसे कुछ टूट गया हो। गैसियस स्पिरिचुअल एनर्जी रैपिडली कंप्रेस हुई और लिक्विड बनकर उसके दंतियन में एक क्लियर स्ट्रीम की तरह जमा होने लगी। अर्ली स्टेज फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, और वो भी परफेक्ट फाउंडेशन के साथ। उस पावर को फील करके मुझे लगा मेरा करंट सेल्फ पहले वाले 10 वर्जन्स को आसानी से हरा सकता है। मैंने बचे हुए स्पिरिट स्टोन्स देखे, अभी भी 80,000 बचे थे। चुयान लेट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पर है और उसके पास प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट्स भी है। सिर्फ लिंगी काफी नहीं होगा। डैनेट, लुकस, ईथन, सबको अर्ली स्टेज फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक सिंक्रोनाइज करो। और एक ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पिरिट स्टोन्स कंज्यूम हो गए। तीनों क्लोन्स की ऑरस एक्सप्लोड कर गई। लिंगी जितने परफेक्ट नहीं थे, लेकिन अब वो भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म में एंटर कर चुके थे। ये मेरा ट्रम्प कार्ड है। चुयन, चाहे तुम कितने भी स्ट्रांग हो, क्या तुम कई फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स का सामना कर सकते हो? मैंने बचे हुए स्पिरिट स्टोन्स यूज करके बाकी क्लोन्स को 9th लेवल की रिफाइनिंग तक पुश कर दिया। सब कंप्लीट होने के बाद मेरा स्टोरेज बैग ऑलमोस्ट एम्प्टी था, लेकिन मेरे सामने खड़े एक्सपर्ट्स की लाइन देखकर मैं स्माइल करने लगा। इतना गरीब होना कि बस स्ट्रेंथ ही बची हो, ये फीलिंग सच में अमेजिंग है। 3 दिन बाद चिंगयुन सेक्ट में न्यूज फैल गई कि एंशिएंट इमॉर्टल रिलिक ओपन हो गया है। आउटर सेक्ट प्लाजा में भीड़ एंड्स के स्वार्म की तरह थी। ग्रेट एल्डर चू यान हाई प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसका फेस हेल्दी लग रहा था, लेकिन आंखों के अंदर एक हिडन ईविल थी। उसका मूड कुछ टाइम से खराब चल रहा था। उसका प्राइवेट माइंड से कनेक्शन टूट चुका था और भेजे गए लोग भी वापस नहीं आए थे। इस वजह से वो इम्पेशेंट हो गया था। इस बार रिलिक ओपन होने पर चिंगयुन सेक्ट का कोई भी डिसिप्लिन अंदर जा सकता है और अपनी फॉर्च्यून ढूंढ सकता है। चुयान की आवाज पूरी प्लाजा में गूंज उठी, जैसे वो एक फेयर और ऑनेस्ट एल्डर हो। भीड़ के बीच एक हैंडसम यंग मैन लॉन्ग सोर्ड पर लिए रोग कल्टीवेटर्स के बीच खड़ा था। उसके लिप्स पर एक प्लेफुल स्माइल थी। वो लिंगी था, अब यिलियन नाम से। पास में एक आदमी अपना ह्यूज वॉर हैमर पकड़े खड़ा था और लुकास अपनी डैगर को कामली पॉलिश कर रहा था। उनके पीछे डजन्स डेड सोल्जर्स जो 9 लेयर ची रिफाइनिंग पर थे, बिना आवाज के खड़े इंतजार कर रहे थे। एल्डर चू, तुम्हारी लाइफ एक्सटेंशन एलिक्सर आ चुकी है। MC अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर बैठा था और टेबल पर अपनी उंगलियां तक कर रहा था। तरीका थोड़ा जबरदस्ती वाला है, लेकिन लगता है तुम इसे झेल नहीं पाओगे। एंशिएंट इमॉर्टल रूइंस का एंट्रेंस असल में हवा में लटका हुआ एक स्पेशियल फिशर था। रियलिटी के बीच एक खौफनाक और टेढ़ा दरार, जिसमें से लगातार ग्रे रंग की डेंजरस गेल विंड्स निकल रही थी। ये कोई नॉर्मल हवा नहीं थी, इसमें वॉइड फ्रैगमेंट्स की खतरनाक शार्पनेस थी जो एक 7th लेयर की रिफाइनिंग कल्टीवेटर को भी पल भर में काट सकती थी। अगर किसी के पास प्रोटेक्टिव मैजिकल आर्टिफैक्ट्स नहीं होते तो सिर्फ एक टच से हाथ पैर अलग हो सकते थे। इस वक्त रोग कल्टीवेटर्स, छोटे क्लैंस के मेंबर्स और चिंगयुन सेक्ट के लोग उस फिशर के नीचे जमा थे। सबसे आगे एल्डर चू खड़ा था, हाथ पीछे बंधे हुए। उसकी लाइफ अब ज्यादा नहीं बची थी। स्पिरिचुअल एनर्जी से चेहरे की बुढ़ापे की निशानी छुपाने के बाद भी उसके अंदर मौत की फीलिंग साफ दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक पगलपन था, जैसे कोई इंसान अपनी आखिरी उम्मीद के लिए सब कुछ दाव पर लगा दे। वो मरना नहीं चाहता था। एक सेट डीकॉन ने कहा, ग्रेट एल्डर एंड्रेस की गले विंड बहुत ज्यादा डेंजरस है। चू ने उसकी तरफ देखा और ठंडी आवाज में बोला, कल्चरेशन का मतलब ही हेवंस को चैलेंज करना और अपनी डेस्टिनी के लिए लड़ना है। अगर तुम इस दरवाजे को पार करने से भी डरते हो तो कल्टीवेशन करने का मतलब क्या है? इतना बोलकर उसने आउटर कोर्ट डिसाइपल्स की तरफ इशारा किया। जो भी 5th लेयर ची रिफाइनिंग से नीचे है, लाइन से बाहर आ जाओ। लगभग 40 से 50 यंग डिसिपल्स आगे आए। उनके बॉडीज डर से कांप रहे थे। ज्यादातर नए डिसिपल्स थे, कुछ तो जबरदस्ती सेक्ट में लाए गए थे। उन्होंने मुश्किल से हाथ पकड़कर आयरन वॉल फॉर्मेशन बनाई। चू ने ऑन ऑर्डर दिया और सब एक दूसरे को डर भरी नजरों से देखने लगे। फॉर्मेशन डिफेंसिव था, लेकिन सामने वाली गले विंड को की रिफाइनिंग स्टेज वाले लॉक अभी नहीं रोक सकते थे। चू गुस्से में बोला, अभी भी खड़े रहोगे? लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर का प्रेशर उन सब पर गिर गया। अगर मना किया तो मौत मिलेगी। कामते हुए डिसाइपल्स ने एक पतली येलो प्रोटेक्टिव बैरियर बना दी। चू ने उन्हें वक्त तक नहीं दिया और अपनी स्लीव हिलाई। एक फोर्स ने सबको सीधा उस टेरिफाइंग स्पेशल फिशर की तरफ धकेल दिया। एक के बाद एक चीखें गुंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। कोई मिरेकल नहीं हुआ। सबसे आगे वाले डिसाइपल्स जैसे ही गले विंड से टकराए, उनकी बैरियर ग्लास की तरह टूट गई। उनके बॉडीज टुकड़ों में बिखर गए, लेकिन छू का मकसद यही था। उनके ब्लड और बॉडीज की वजह से स्पेशल गले कुछ पल के लिए वीक हो गई। रास्ता खुल गया। चलो, छू ने एक बार भी पीछे नहीं देखा। वो उनके रिमेन्स
रूइंस के ऊपर से चलता हुआ एक लाइट की तरह रूइंस के अंदर घुस गया। उसके लॉयल डिसाइपल्स भी पीछे चले गए। बाकी लोग शॉक में चुप खड़े थे। रोग कल्टीवेटर्स एक दूसरे को देखने लगे। ये एक बड़े सेट का एल्डर है, ये तो डिमोनिक कल्टीवेटर से भी ज्यादा रूथलेस है। पीछे खड़ा ये लांग असल में डिस्गाइज में लिंगी था। उसने अपनी स्ट्रॉ हैट नीचे की और एमसी अंडरग्राउंड पैलेस से सब कुछ स्क्रीन के थ्रू देख रहा था। एमसी ने एक स्पिरिट स्टोन हाथ में घुमाते हुए सोचा, ये तो मेरे लिए और इजी हो गया। इसने खुद ही अपनी मौत का रास्ता चुना है। सिस्टम ने तुरंत बेस्ट एंट्री पॉइंट कैलकुलेट किया। लिंगी के दिमाग में सिस्टम इंटरफेस ने पूरे एरिया का स्पेशियल मॉडल बना दिया। वायलेंट स्पेशियल गैल अब प्रेडिक्टेबल लाइंस में बदल गई। कैलकुलेशन कंप्लीट। 3 जंग लेफ्ट, जमीन से 7 ऊपर। 3 सांस के बाद परफेक्ट एंट्री पॉइंट। लिंगी क्राउड के साथ आगे बढ़ा। जैसे ही गाले विंड्स फिर से मूव हुई, उसने जानबूझकर बैलेंस खोया और फिशर के लेफ्ट साइड गिरने लगा। एक आदमी चिल्लाया, क्या ये मरना चाहता है? लेकिन लिंग यी का बॉडी अजीब एंगल में घूम और वुडू विंड करंट्स के बीच के गैप से निकल गया। एक भी स्क्रैच नहीं आया। वो ऐसे अंदर गया जैसे ये जगह उसका घर हो। अंदर आसमान अंधेरा था, सुराज नहीं था, बस एक हल्की रोशनी थी। जमीन टूट चुकी थी, जगह जगह फ्लोटिंग रॉक्स और सूखी हुई रिवर्स थी। हवा में पुरानी मौत की स्मेल थी। चू अपने बचे हुए डिसाइपल्स के साथ आगे बढ़ रहा था। एंशिएंट इमॉर्टल रूइन में वो केयरलेस नहीं हो सकता था, क्योंकि एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन भी उसकी जान ले सकती थी। ये किसी पुराने सेक्ट का रिलिक है, चू ने कहा। डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी फील करके उसकी कमजोर बॉडी में भी नई एनर्जी आई। अगर मुझे लेजेंडरी गोल्डन कोर फ्रूट या पुराने सीनियर्स के रिलिक्स मिल गए तो मैं बच सकता हूँ। तभी एक डिसिप्लिन बोला, एल्डर आगे घना फॉग है, डिवाइन सेंस भी अंदर नहीं जा रहा। चू कुछ करने वाला था, तभी पीछे से आवाज आई। एक रॉग कल्टीवेटर पुराना बैग लेकर और टूटा हुआ कंपास पकड़े हुए कुछ बोल रहा था। वो लिंगी था। वो माउंटेन सर्चिंग और ट्रेजर फाइंडिंग का ड्रामा कर रहा था। कंपास इधर उधर घूम रहा था और वो अजीब स्टेप्स ले रहा था। 3 बार लेफ्ट, 3 बार राइट। फिर उसने एक जगह पॉइंट किया जो मिस्ट फॉर्मेशन आधे दिन से सबको रोक रही थी। वो अचानक खुल गई। चू की आंखें चमक उठी। ये आदमी एरिस जानता है, ये परफेक्ट स्काउट है। उसने 2 डिसिपल्स को सिग्नल दिया। दोनों ने लिंगी को पकड़कर चू के सामने ला दिया। चू ने पूछा, लड़के क्या तुम एरिस समझते हो? लिंगी डरने का एक्टिंग करते हुए बोला, सीनियर को प्रणाम, मेरा नाम यी लियांगचेंग है। मेरे एंसेस्टर्स ने मुझे फॉर्मेशन का थोड़ा नॉलेज दिया था। चू हल्का सा हंसा। अगर जानते हो तो बेकार मत करो, आगे का रास्ता दिखाओ। अगर सही गाइड किया तो रिवॉर्ड मिलेगा, अगर चालाकी की तो उसने पास का पत्थर क्रश कर दिया। लिंगी तुरंत बोला, जूनियर ऐसा नहीं करेगा। अंडरग्राउंड पैलेस से एमसी एक्टिंग देख रहा था और बोला, एक्टिंग थोड़ी ज्यादा है लेकिन ऐसे एरोगेंट फल के लिए काफी है। ग्रुप लिंगी के पीछे चल पड़ा। वो कंपास से डायरेक्शन बदल रहा था, लेकिन असल में डेंजरस एरिया अवॉइड करके चू को एक ट्रैप की तरफ ले जा रहा था। कुछ देर बाद जगह बदल गई, पत्थर गायब हो गए और लाल रेत का एक बड़ा एरिया आ गया। सब कुछ अजीब तरह से शांत था। चू रुक गया। उसका एक्सपीरियंस डेंजर फील कर रहा था। लिंगी बोला, सीनियर ये हिडन ड्रैगन फॉर्मेशन है, ये शांति एक बड़े चांस का साइन है। उसने रेड सैंड ड्यून की तरफ इशारा किया। आगे लिविंग सैंड्स का गेट है। चू ने उसे घूर कर देखा, फिर उसे आगे जाने का इशारा किया। लिंगी झुककर बोला, जी सीनियर मैं चेक करता हूँ। वो धीरे धीरे रेत पर चला। कुछ दूर जाकर पलट के बोला, सेफ है, जमीन बिल्कुल स्ट्रांग है। तब चू और उसके लोग आगे बढ़े। जैसे ही सब बीच में आए, लिंगी झुक गया जैसे जूता बांध रहा हो। असल में उसने स्पिरिट ल्यूरिंग ग्रास का एक टुकड़ा गिरा दिया। ये अंडरग्राउंड क्रीचर्स को अट्रैक्ट करता था। फिर उसने अर्थ एवेजन टालिस्मन क्रश किया। गोल्डन लाइट चमकी और लिंगी जमीन के अंदर गायब हो गया। चू गुस्से में चिल्लाया, छोटे कीड़े तुमने हिम्मत कैसे की? उसने अटैक किया लेकिन सिर्फ लाल रेड का माउंट का था। भाग गया, ये बुरा हुआ। तभी रेत हिलने लगी। नीचे से हजारों पैरों की आवाज आने लगी। एक डिसाइपल का पैर अचानक किसी चीज ने पकड़ लिया और यूं से जमीन के अंदर खींच लिया। उसकी चीख भी दब गई। अगले ही पल लाल रेड फट गई और काली अंश का समुंदर बाहर आ गया। हर एंट फिस्ट जितनी बड़ी थी, उनके मुंह में तेज दांत चमक रहे थे। स्पिरिट डिवोरिंग एंट्स एक डिसिप्लिन डर के मारे चिल्लाया, ये स्पिरिट डिवोरिंग एंट्स। एक अकेला एंट इतना डेंजरस नहीं होता, लेकिन जब हजारों और लाखों की संख्या में ये इकट्ठा होते हैं तो ये एक ऐसा नाइटमेयर बन जाते हैं जिसे देखकर गोल्डन कोर कल्टीवेटर भी डर जाए। ये नॉर्मल फ्लैश नहीं खाते, ये स्पेशली स्पिरिचुअल एनर्जी को च्यू करते हैं। इनके सामने प्रोटेक्टिव बैरियर्स भी पतले कागज की तरह टूट जाते हैं। अपनी आखिरी स्ट्रेंथ इस मास्टर को दे दो। चू यन ने कुछ डिसाइपल्स को स्पिरिचुअल एनर्जी के ब्लास्ट के साथ सीधा स्वॉर्म के बीच गिरा दिया। स्पिरिट डिवाउरिंग एंट्स तुरंत फ्रेश स्पिरिचुअल पावर की तरफ अट्रैक्ट हो गए और पगलपान की तरह उनके ऊपर टूट पड़े। इस छोटे से केओस का फायदा उठाकर चू यन ने अपना वाइटल ब्लड जलाया और एस्केप टेक्निक एक्टिवेट कर दी। उसका पूरा बॉडी ब्लड रेड लाइट में बदल गया और वो बिना पीछे देखे रेड सैंड प्लेन्स से बाहर भागने लगा। पीछे सिर्फ डिसाइपल्स की डेस्परेट चीखें और उनके खाए जाने की डिस्गस्टिंग आवाजें आ रही थी। आखिर चू यन हार्ड रॉकी ग्राउंड पर जा गिरा। उसके कपड़े फट चुके थे और बालों का एक्सेसरी भी खो गया था, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की। वो घिसते हुए कई डोजन यार्ड्स तक आगे बढ़ता रहा। जब तक वो टेरिफाइंग स्किटरिंग साउंड डोर नहीं हो गई, तब तक वो जमीन पर पड़ा रहा और जोर जोर से सांस लेता रहा। जिंदा, मैं सच में बच गया। उसने चेहरे से ब्लड साफ किया और आगे देखा। उसके सामने एक बहुत बड़ा कैनियन था। दोनों तरफ के क्लिफ्स इतने ऊंचे थे कि सनलाइट भी अंदर नहीं आ पा रही थी। पूरा रास्ता एक अजीब डार्क और डेंजरस फीलिंग दे रहा था। वो रेड सैंड प्लेन जैसे लाइफ और डेथ के बीच की बाउंड्री थी। टेंस ऑफ थाउजेंड्स स्पिरिट डिवोरिंग एंट्स कैनियन के एंट्रेंस पर जमा थे। उनकी एंटेनास कंटिन्यूअसली हिल रही थी और उनके माउथ्स से क्लिकिंग की आवाज आ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी इनविजिबल वॉल से टकरा गए हों। वो फ्रैक्चर्ड स्टोन के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। चुयान जोर जोर से सांस ले रहा था। उसके लंग्स जैसे फेड हुए बेलोस की तरह लग रहे थे। हर सांस के साथ ब्लड की स्मेल आ रही थी। उसके 3 बचे हुए लॉयल डिसाइपल्स की कंडीशन और भी खराब थी। एक आर्म गायब था और दूसरे के फेस का आधा हिस्सा एंट्स ने खा लिया था। जहां से रॉ फ्लैश दिख रहा था। वो पीछा नहीं कर रहे, वो पीछा नहीं
नहीं कर रहे। चू यन ने जमीन का सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसके घुटने जवाब दे गए और वो दोबारा गिर गया। इस बार उसका फेस सिर्फ थकान से नहीं बल्कि शौक से भी पले हो गया। उसकी सालों से फ्लो करती स्पिरिचुअल एनर्जी जो उसके बॉडी का हिस्सा बन चुकी थी गायब हो चुकी थी। उसका दंतियान एक सूखे हुए वेल की तरह लग रहा था। चाहे वो कितनी भी डिवाइन सेंस यूज करे, स्पिरिचुअल एनर्जी की एक भी वेव फील नहीं हो रही थी। लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेशन इस कैनियन के अंदर एक फाटे हुए बलून की तरह खत्म हो चुकी थी। मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी एल्डर, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी गायब हो गई है। बचे हुए डिसाइपल्स ने भी ये नोटिस कर लिया। एक डिसाइपल ने अपनी फ्लाइंग सोर्ड समन करने की कोशिश, लेकिन जो धर्मा ट्रेजर नॉर्मली स्पिरिचुअल लाइट से चमकता था वो अब सिर्फ एक पुराने जंग लगे लोहे के टुकड़े जैसा लग रहा था और जमीन पर गिरकर दुलवास कर गया। चू यान गुस्से और शौक में चिल्ला उठा, फॉरबिडन स्पिरिट जोन, ये फॉरबिडन स्पिरिट जोन है। उसकी नजर स्टोन टैबलेट पर टिक गई और उसके दिल में पहली बार असली डर पैदा हुआ। स्पिरिचुअल एनर्जी के बिना वो अपनी स्टोरेज रिंग भी ओपन नहीं कर सकता था। धर्मा ट्रेजर्स यूजलेस हो गए थे, प्रोटेक्टिव लाइट बैरियर तक यूज नहीं कर सकता था। अब वो एक नॉर्मल मॉडल से ज्यादा कुछ नहीं था और कुछ देर पहले लाइफ एसेंस बर्न करने की वजह से उसका बॉडी एक नॉर्मल इंसान से भी ज्यादा वीक हो चुका था। तभी कनियन के अंधेरे से एक अजीब ग्राइंडिंग आवाज आई, स्क्रैप स्क्रैप, जैसे कोई बहुत हैवी चीज पाथरोन के ऊपर घसीट कर ला रहा हो। चूयन ने तुरंत अपना सिर उठाया। उसकी ओल्ड क्लाउडी आईज में अलर्टनेस चमकी और उसका हाथ इंस्टिंक्टिवली वेस्ट पर लगी सोर्ड की तरफ गया। अब वही उसका एकलौता वेपन था। अंधेरे से एक आदमी बाहर निकला। वो शर्टलेस था। उसका फिजिक देखकर कोई भी शॉक हो जाता। उसके मसल्स ऐसे थे जैसे ग्रेनाइट के बड़े बड़े स्लैब्स एक दूसरे के ऊपर रखे हो। उसकी स्किन पर एक अननोन ऑनेली लेयर थी जो डिम लाइट में डार्क शाइन कर रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस चीज थी उसके हाथ में पकड़ा हुआ जायंट हैमर। होमर हेड एक बड़े मिलस्टोन जितना था और पूरा ब्लैक था, किसी अननोन मटेरियल से बना हुआ। जहां जहां वो होमर घसीट कर आ रहा था वहां जमीन में डीप मार्क्स बन रहे थे। इसका वेट कम से कम 1000 जिन होगा। आदमी का एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक था। उसकी आंखें डेड वाटर के पूल जैसी थी, लेकिन कभी कभी उनमें एक सैवेज किलिंग इंटेंट चमक जाता था। ये एक डेंजरस क्रिएचर था। ये डेंटे था जो यहाँ पहले से वेट कर रहा था। तुम कौन हो? चूयन ने सोर्ड का हैंडल टाइट पकड़ा। मैं चिंगयुन सेट का आउटर सेट एल्डर चूयन हूँ। तुम कौन से वॉन्डरिंग कल्टिवेटर हो? अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालने में हेल्प करोगे तो तुम्हें बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। डेंटे ने कोई जवाब नहीं दिया। वो फालतू बातों के लिए नहीं बना था। उसके ऑर्डर में सिर्फ 2 वर्ड्स थे, किल हिम। डंटे ने 1000 जिन का हैमर एक हाथ से उठाया जैसे वो बस एक लाठी का टुकड़ा हो और सीधा चूयन के फेस की तरफ स्विंग कर दिया। कोई फ्लैशी टेक्निक नहीं थी, सिर्फ पूरे ओवरवेलमिंग फिजिकल पावर थी। चूयान गुस्से में आ गया। स्पिरिचुअल एनर्जी ना होने के बाद भी उसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस अभी जिंदा था। उसने बॉडी टिल्ट की और अपनी लॉन्ग सोर्ड दांते के थ्रोट की तरफ भेजी। नॉर्मल सिचुएशन में ये स्ट्राइक गोल्ड को काट सकती थी और जाड़े तोड़ सकती, लेकिन अब जब सोर्ड दांते के नेक से टकराई बस मेटल टकराने जैसी आवाज आई। डेंटे ने सिर्फ अपनी नेक थोड़ी सी मूव की, ब्लेड स्किन तक भी नहीं पहुंच पाई। उल्टा स्वॉर्ड ही रिबाउंड फोर्स से बेंड हो गई। एक्सटर्नल फिजिकल ट्रेनिंग। चूयन की आंखें शॉक में बाहर आने वाली थी। इस दुनिया में ऐसे पगल लोग भी थे जो स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेट करने के बजाय अपने बॉडी को टेम्पर करते थे, लेकिन वो रिएक्ट करता उससे पहले दंते घूम गया और एक जोरदार स्लैप मार दिया। इस बार चूयन बच नहीं सका। एक शार्प क्रैकिंग साउंड हुई। उसका पूरा बॉडी ऐसे उड़ा जैसे फास्ट मूविंग कार रिज ने टक्कर मार दी हो। वो 7-8 मीटर दूर जाकर क्लिफ से टकराया। उसके फेस का एक साइड तुरंत सूज गया। ब्लड से भरे कई दांत हवा में उड़ गए। बचे हुए 3 डिसिपल्स ने दांत भींच लिए और डेंटे पर अटैक कर दिया। डर के बावजूद उन्हें पता था अगर चूयान मर गया तो वो भी नहीं बचेंगे। साथ में अटैक करो। ये सिर्फ एक आदमी है। तीनों ने वेपन्स निकाले और डेंटे को ट्रायंगल फॉर्मेशन में घेर लिया, लेकिन ये फाइट नहीं, ये एक तरफा मैसेक्रे था। डेंटे ने अपनी बैक पर लगी स्वॉर्ड्स और ब्लेड्स को इग्नोर कर दिया। ऐसी नॉर्मल वेपन्स उस बॉडी के सामने कुछ नहीं आई थी जो स्पिरिचुअल एनर्जी और सिस्टम से बार बार स्ट्रेंथन हुई थी। उसके लिए ये सिर्फ हल्का साइज था। दंते ने अपना बड़ा हैमर साइड में फेंक दिया और दोनों हाथों से 2 डिसाइपल्स के हेड्स पकड़ लिए जैसे वो 2 वाटरमेलन्स पकड़ रहा हो। दोनों को चीखने का भी टाइम नहीं मिला। उनके हेड्स एक दूसरे से टकरा गए। एक डिस्गस्टिंग क्रैक के साथ ब्लड और फ्लैश चारों तरफ फैल गया। दोनों बॉडीज जमीन पर गिर गई। बचा हुआ डिसाइपल धार के मारे भागने लगा। दंते ने एक मरी और जमीन से एक फिस्ट साइड रॉक हवा में उठा। उसने यूज कैनन बॉल की तरह शूट किया। रॉक सीधा डिसाइपल के हेड के पीछे लगा। वो आवाज तक नहीं निकल पाया और फेस के बल जमीन पर गिर गया। कुछ सेकंड्स तड़पा, फिर बिल्कुल शांत हो गया। एक पल के अंदर खुयान के अलावा सब खत्म हो चुके थे। डेंटे ने अपने हाथ झाड़े, अपना बड़ा हैमर उठाया और धीरे धीरे चूयान की तरफ बढ़ने लगा जो कॉर्नर में ब्लड कॉफ कर रहा था। एक विशाल और दारावानी शैडो चूयान के ऊपर छा गई। चूयान ने उस हैमर को देखा जो दिमाग और ताजे खून से भरा हुआ था। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर का सारा घमंड एक पल में टूट गया। डर ने उसके दिल को ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई ठंडी लोहे की पकड़ हो। वो कांपते हुए बोला, नहीं, मुझे मत मारो। जैसे ही डेंटे अपना हैमर घुमाकर उसकी जिंदगी खत्म करने वाला था, ऊपर से हल्की सी हंसी की आवाज आई, रुको डेंटे, हमारे वेल्थ सोर्स को डैमेज मत करो। चूयन ने जल्दी से ऊपर देखा। कैनियन के दोनों तरफ के ऊंचे क्लिफ्स पर 2 लोग खड़े थे। पता नहीं वो कब वहां आ गए थे। लेफ्ट साइड वाला काले कपड़े पहने हुए था। चेहरे पर एक खतरनाक डीमन मास्क था और हाथ में मेलोन सीड्स लेकर आराम से खा रहा था। राइट साइड वाला एक डायमंड से सजा हुआ क्रॉसबो पकड़े हुए था जिसमें चंग ग्लोफ निकल रहा था और वो सीधा चूयन के फॉरहेड के बच निशाना लगा रहा था। उस चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल थी। ये लुकास और लिंगी थे। चूयान की आंखें गुस्से से फटने वाली थी। वो चीखा, तुम थे, तुम घटिया लोगों ने मुझे इस ट्रैप में फंसा दिया। लिंगी ने कंधे उछाए, अपनी छोटी उंगली से कान साफ किया और मासूम
मासूम चेहरा बनाते हुए बोला, एल्डर चू, ये बातें सुनने में अच्छी नहीं लगी। जूनियर ने बस रास्ता दिखाया था, ये रास्ता तुमने खुद चुना था, पैर तुम्हारे थे, फैसला तुम्हारा था, अब तुम क्यों दोष दे रहे हो? चू यन ने खून थूक दिया। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। शुरू से ही उसके खिलाफ साजिश रची गई थी। ये एक ऐसा डेट ट्रैप था जिससे बचना नामुमकिन था। क्या ड्रैगन सर्च करना, गोल्ड डिवाइड करना, इतना बड़ा चांस, सब झूठा। तुम छोटे कीड़े असल में कौन हो? चुयान ने डांट पीते हुए डेंटे, लुकास और लिंगी के बीच नजर घुमाई। चिंग युन से तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। लुकास ने हाथ में बचे हुए मेलन सीड्स झाड़े और बोला, मैं कौन हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर वो क्लिफ से नीचे कूदा और बिना कोई आवाज किए जमीन पर लैंड किया। वो छुयन के पास गया और उसके सामने बैठ गया। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी हमारे हाथों में है। लुकास ने आगे बढ़कर अपना हाथ छुयन के खून से भारे कब्जों पर साफ किया और मुस्कुराते हुए बोला, एल्डर चू, हम समझदार लोग हैं। आखिर हम दाव कल्टीवेट करते हैं। वेल्थ, कंपेनियंस, टेक्निक्स और रिसोर्सेज ही हमारे रास्ते का हिस्सा है। मैं तुम्हें शांति भरी यात्रा की शुभकामना देता हूँ। धन दौलत तो सिर्फ बाहरी चीजें हैं और मौत के बाद उन्हें साथ ले जाना बेकार है। इससे अच्छा है कि तुम उन्हें हम जैसे जरूरतमंद लोगों के लिए छोड़ दो ताकि कुछ पुण्य भी मिल जाए। क्या तुम सहमत नहीं हो? ये सुनकर चुईया का चेहरा बिल्कुल साफ पड़ गया। उसने कांपते हुए पूछा, अगर मैं अपनी सारी चीजें दे दूं तो क्या तुम मेरी जान बख्श दोगे? लुकास हल्की सी हंसी के साथ बोला, बिल्कुल, हम सिर्फ धन चाहते हैं। किंग युन से के एक एल्डर को मारना बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। चुईयन ने लुकास के मास्क के पीछे छिपे चेहरे को गौर से देखा। उसकी असली नियत समझने की कोशिश की, लेकिन उससे सिर्फ एक बयान और ठंडी लालच नजर आई। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभलने की कोशिश की। स्पिरिचुअल पावर न होने की वजह से उसके हाथ में पहनी स्टोरेज रिंग आसानी से नहीं निकाल रही थी। वो उसकी पतली उंगली की हड्डी में बुरी तरह की हुई थी। लुकास शांत खड़ा मुस्कुराता रहा और जूस से संघर्ष करते देखता रहा। काफी मेहनत के बाद आखिर चुईयन जड़े ग्रीन स्टोरेज रिंग निकालने में सफल हो गया और यूज कसकर पकड़ लिया। तब लुकास ने हाथ बढ़ाकर कहा, मेरे लिए। लेकिन चुईयन ने डांट भींचते हुए कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है? इस पर लुकास ने पास खड़े दंते की तरफ इशारा किया और बोला, या तो तुम कीमत चुकाओ या फिर इस ब्लैक स्मिथ को तुम्हारे हाथ पैर स्ट्रेच करने दो। मुझे नहीं लगता तुम्हारी ये बुद्धि और कमजोर हड्डियां उसके हैमर का एक भी बार झेल पाएंगी। डेंटे ने तुरंत साथ देते हुए अपना विशाल हैमर हवा में घुमाया और उसकी डरावनी गरज ने माहौल को और भी भयानक बना दिया। जमीन कांप उठी। चुयान की आंखें हिल गईं। आखिर हार मानकर उसने स्टोरेज रिंग लुकास की तरफ फेंक दी। लुकास ने रिंग पकड़ी, थोड़ी देर हाथ में घुमाई और संतुष्टि से सिर हिलाया। ये हुई ना प्रॉपर बिजनेस एटीट्यूड। चुयान ने राहत की सांस ली और उड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी लुकास की आवाज बदल गई। उसमें ठंडक और खौफ आ गया। अब एक और कर्जा सेटल करते हैं। चुयान रुक गया। कौन सा कर्जा? लुकास की स्माइल गायब हो गई। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। चिंग युन से के बैक माउंटेन माइन में जो बचे थे, जिनका खून निकाल कर सुखाया गया। एल्डर चू, तुम उस कर्जे का हिसाब कैसे दोगे? ये शब्द बिजली की तरह चुयान पर गिरे। वो तीनों को शॉक में देखने लगा। मिनी का सीक्रेट बहुत छुपा हुआ था। सेट के कई कोर मेंबर्स को भी इस बारे में नहीं पता था। ये रॉक कल्टीवेटर सिर्फ उन बच्चों के लिए आए थे। कॉमनर्स। लिंग यी की आवाज ठंडी हो गई। उसके हाथ का क्रॉसबो अचानक उठ गया और उसने ट्रिगर दबा दिया। काला एरो चुयान के सिर के पास से गुजरा और पीछे के रॉक में जा घुसा। एरो का टेल अभी भी कांप रहा था। ये एक इंसान की जान थी जो बस कुछ इंच दूर से बच गई थी। लिंगी बोला, एक जिंदगी थी। लुकास खड़ा हुआ और ऊपर से चुयान को देखा। उसकी आंखों में अब मजाक नहीं था, सिर्फ घिन थी। उसने दंते को सिग्नल दिया, इसका एक पैर तोड़ दो ताकि ये कभी भूल न सके। चुयान का डर हद से पार हो गया। ये लोग सिर्फ वेल्थ के लिए आए बैंडिट्स नहीं थे। ये यमा के दूत थे जो उसकी जान लेने आए थे। चुयान चीखा, मैचिंग न्यूज से का एल्डर हूँ। लेकिन दंते का मैसिव मेस बिना रुके नीचे गिरा। इस बार उसने सीधा अटैक नहीं किया। मैस के शार्प स्पाइक वाले हिस्से को चुयान की राइट थाई में घुसा दिया। खून का फाउंटेन निकल गया और पूरे नैरो गॉर्ज में उसकी दर्द भरी चीख गूंज उठी। डार्ट इतना ज्यादा था कि पास के वल्चर्स भी उड़ गए। चुयान जमीन पर गिर गया और अपना पैर पकड़कर तड़पने लगा। कोल्ड स्वेट उसके कपड़ों को भिगो चुका था। दाढ़ की वजह से वो बेहोश होना चाहता था, लेकिन मौत का दर यूजे होश में रखे हुआ था। वो चीखा, तुम सब पागल हो, बिल्कुल पागल। लेकिन फिर उसने हिलना बैंड कर दिया। उसका काम था हाथ कपड़ों के अंदर गया और उसने एक वैक्स सील वाली छोटी पैलेट निकाली। ये उसका लास्ट ट्रम्प कार्ड था। अगर वो मरने वाला था तो सबको अपने साथ ले जाएगा। लुकास ने तुरंत कुछ बदलाव महसूस किया। डेंटे, संभलना। लेकिन चुयान बहुत तेज था। उसने वैक्स सील तोड़ दिया। एक लाल मिस्ट उसके बॉडी के साथ ओपनिंग से बाहर निकली। ये बर्निंग ब्लड पिल थी। स्पिरिचुअल एनर्जी सप्रेस होने के बाद भी अपनी कोर वॉयटिलिटी जलाकर निकाली गई पावर बहुत डेंजरस थी। चुयान के सूखे मसल्स फूलने लगे। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई। अब वो किसी इंसान जैसा नहीं लग रहा था। वो हेल से निकले डीमन जैसा दिख रहा था। वो गरजा, मैं तुम सबको अपने साथ आफा कर दूंगा। हवा में जलती हुई खून की स्मेल फैल गई, जैसे किसी चीज को बहुत ज्यादा गर्मी में जला दिया गया हो। चुयान का रूप अब बिल्कुल इंसान जैसा नहीं रहा था। बर्निंग ब्लड पिल की पावर बहुत ही खतरनाक थी। ये उसकी बची हुई पूरी लाइफ स्पैन को खा रही थी और उसके सूखे हुए शरीर को जबरदस्ती फुला रही। उसकी नसें स्किन के नीचे पगल कीड़े की तरह हिल रही थी। उसकी लाल आंखें ऐसी लग रही थी जैसे अभी फट जाएंगी। मर जाओ, तुम सब मर जाओ। चुयान ने एक जंगली जानवर जैसी दहाड़ मारी और उसके पैर के नीचे की जमीन टूट गई। उसके पास अब स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, लेकिन क्या फर्क पड़ता था। इस वक्त उसके शरीर में जो रॉ पावर दौड़ रही वो इतनी थी कि एक टाइगर और लेपर्ड को भी चीर सकती थी। दंते अपनी मजाक उड़ाने वाली स्माइल संभाल भी नहीं पाया था कि उसके सामने की दुनिया धुंधली हो गई। एक भारी थोड़ की आवाज आई, जैसे कोई पहाड़ जैसा हैमर सीधा लग गया हो। दंते अपने इतने बड़े शरीर के बावजूद चुयान के एक ही पंच से हवा में उठ गया। उसका चेस्ट अंदर की तरफ दब गया और
वो जोर से पाथरों के ढेर से जा टकराया। धूल का बडल उठ गया। दंते ने मुंह से खून और अंदर के टुकड़ों के साथ हुक निकाला और गुस्से में बोला, इस बूढ़े कुत्ते की पावर का अंदाजा ही गलत लगा दिया। चू यन ने दंते को उड़ते हुए देखा भी देनी। ये पंच सिर्फ रास्ता साफ करने के लिए था। बर्निंग ब्लड पिल की पावर सिर्फ कुछ ही ब्रेथ तक रहेगी। जब इसका इफेक्ट खत्म होगा तो यूज इन लोगों को मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो खुद ही एक लाश बन जाएगा। बस यूजे इस अजीब स्पिरिट सप्रेसिंग कैनियन से बाहर निकलना था। बाहर जाते ही उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस आ जाएगी और ये सब नॉर्मल लोग। वो बस उंगली के एक इशारे से इन्हें मिटा सकता था। लुकास लिफ्ट से नीचे कूदा, लेकिन चू यांग के कंधे की टक्कर से वो भी तुरंत दूर जा गिरा। हड्डी टूटने की आवाज साफ सुनाई दी। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर का जान लगाकर लड़ना सच में भयानक था। चू यन ने देखा कि एग्जिट बस कुछ ही 200 मीटर दूर था। बाहर की रोशनी उसके लिए जिंदगी का रास्ता लग रही थी, लेकिन जैसे ही वो आखिरी लाइन पार करने वाला था, अचानक पहले से खाली पड़े पाथरों के पीछे से एक डोजन से ज्यादा आदमी निकाल आए। ये लोग लूज कल्टीवेटर जैसे कपड़े पहने हुए थे। कुछ के हाथ में छोटी तलवारें थी और कुछ के पास कुछ नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। न डर, न हेसिटेशन, न गुस्सा, बस एक ही ऑर्डर था, उसे रोकना। चुयान कुछ बोल भी नहीं पाया कि वो सब ज़ॉम्बी की तरह उसकी तरफ दौड़ पड़े। ये लोग जानते थे कि उनके सामने मौत खड़ी है, फिर भी नहीं रुके। चुयान का पहला पंच लगा और पहले आदमी का सर पत्थर की तरह टूट गया। खून और टुकड़े हर तरफ फैल गए, लेकिन मरने के बाद भी उसके हाथ चुयान की कमर को पकड़े रहे। फिर दूसरा आदमी आया, फिर तीसरा। एक आदमी का चेस्ट चीर दिया गया, फिर भी उसने अपने दांतों से चुयान के पैर को पकड़ लिया। दूसरे का हाथ टूट गया, लेकिन उसने अपने बचे हुए हाथ से उसका एंकल पकड़ लिया। ये अब फाइट नहीं थी, ये सिर्फ एक पगलपन, भारी कोशिश थी उसकी स्पीड रोकने की। हट जाओ, चुयान पगल की तरह वार करता गया। हर अटैक में एक जान जा रही थी, लेकिन इनकी संख्या खत्म ही नहीं हो रही थी। एक मरता तो 3 सांस के अंदर 2 और उसकी जगह आ जाते। एक कल्टीवेटर के लिए 3 ब्रेथ्स बहुत होते हैं, लेकिन अब चुयान के लिए ये मौत का काउंटडाउन बन चुका था। उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही थी। उसके पैर ऐसे लग रहे थे जैसे उनमें से सार भर दिया गया हो। हर कदम पर कई लाशों का बोझ चिपका हुआ था। उधर कैनियन के ऊपर किसी वक्त से लुकास एक घुटने पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक स्पेशल क्रॉसबो था। ये कोई मैजिकल आर्टिफैक्ट नहीं था, बल्कि एक स्टील पियर्सिंग क्रॉसबो था जो उसने WBA पवेलियन से बहुत महंगा खरीदा था। एरो के टिप पर डार्क वायलेट पॉइजन लगा हुआ था। 7 स्टेप्स सोल सेवरिंग पॉइजन, जिस्म कोरोसिव टॉक्सिन भी मिलाया गया था। हवा रुक गई। लुकास की सांस भी धीरे धीरे बिल्कुल शांत हो गई। उसका निशाना सीधा उस लाल खून से भरे पागल चुयान पर था। अगली जिंदगी में थोड़ा बेहतर इंसान बनना, लुकास ने धीरे से कहा। अगले ही पल बॉस स्ट्रिंग की हल्की सी आवाज हुई। एक इनविजिबल स्ट्रीक हवा को चीरते हुए कैनियन के पार निकल गई। चुयान अपना एक और पंच मारने ही वाला था कि अचानक उसके गले में ठंडी सी सेंसेशन हुई। उसका हाथ हवा में रुक गया। वो चिल्लाना चाहता था, गाली देना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। सिर्फ हवा की खोखली आवाज आ रही थी। धीरे से उसने अपने गले पर हाथ रखा और वहाँ एक काला एरो था जो सीधा उसकी गर्दन को पार कर चुका था। उस एरो का हेड उसकी गर्दन के पीछे से बाहर निकला हुआ था और उसमें से काला खून टपक रहा था। तेज पॉइजन ने तुरंत उसकी नर्व्स को जम करना शुरू कर दिया। बर्निंग ब्लड पिल से मिली हुई पावर अब धीरे धीरे खत्म होने लगी, जैसे समुंदर की लहर वापस जा रही हो। उसकी जगह एक जबरदस्त कमजोरी और सांस घुटने का एहसास आ गया। चुयन लटखटाते हुए पीछे हटा और अपना गला पकड़ लिया। उसकी लाल आंखों की चमक धीरे धीरे गायब हो गई और उनमें सिर्फ निराशा बच गई। वो हार गया था, इसलिए नहीं कि उसकी कल्चरेशन कम थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उन लोगों से हार गया था जिनके अंदर जरा भी मार्शल ऑनर नहीं था। दंते, इससे खत्म करो, इससे बोलने का कोई मौका मत देना। लुकास की ठंडी आवाज ऊपर से गूंजी। पाथरों के बीच दंते धीरे से खड़ा हुआ। उसने अपने मुंह के कोने से बह रहा खून साफ किया। उसकी आंखों में फिर से वही खतरनाक जुनून चमक उठा। पिछला अटैक सच में बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसने अपना बड़ा वॉर हैमर उठाया और धीरे धीरे घुटनों पर पड़े चुयान की तरफ बढ़ने लगा। अब तक पॉइजन पूरी तरह फैल चुका था। चुयान का पूरा शरीर हिल भी नहीं सकता था, बस उसकी आंखें थोड़ी सी घूम सकती थी और उनमें मौत का डर साफ दिख रहा था। बुढ़े पहले बहुत उछल रहे थे ना, डेंटे ने बिना किसी दया के कहा। उसके मसल्स टाइट हो गए, कमर घूमी और 1000 पाउंड का हैमर एक परफेक्ट आर्क बनाते हुए हवा में घुमा। इस बार कोई नॉर्मल थर्ड की आवाज नहीं आई, सिर्फ ऐसी आवाज आई जैसे कोई तरबूज जोर से कुचल दिया गया हो। चिंग्युन सेक का ग्रेट एल्डर चुयान, जिसने कई सालों तक आउटर सेक पर राज किया था, अपनी जिंदगी की आखिरी आवाज तक नहीं निकल पाया। उसका पूरा अपर बॉडी लाल, सेफ और काले टुकड़ों के ढेर में बदल गया। कैनियन फिर से खामोश हो गया। सिर्फ जमीन पर पड़ी कुछ लाशें अभी भी हल्का सा हिल रही थी। काम खत्म होने के बाद ईथन वहां आया। वो जमीन पर पड़ी गंदी चीजों से बचकर चला और फिर लाश के ढेर को पैर से हिला दिया। अब तो इसकी खुद की माँ भी इसे पहचान नहीं पाएगी। ईथन ने कहा, दंते तुम थोड़े ज्यादा ब्रूटल हो गए। अगर स्टोरेज रिंग टूट जाती तो। दंते ने हैमर साइड में रखा और जमीन पर बैठकर जोर जोर से सांस ली। टूटी नहीं, वो चीज बहुत ड्यूरेबल है, लेकिन उस बुद्धे का लास्ट अटैक सच में डेंजरस था। कम से कम मेरी 3 रिब्स टूट गई है। पता नहीं MC के पास कोई इंश्योरेंस है या नहीं। फिर वो खुद ही हंसा। छोड़ो, मैं कल फिर बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। लुकास ऊपर से नीचे कूदा और अपने कपड़ों से एक छोटी पोर्सिलेन वायल निकाली। चुयन आखिर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर था। अगर उसकी सोल का कोई रेमनेंट या ट्रैकिंग मार्क बच गया तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए पूरा डिस्ट्रक्शन जरूरी है। उसके बाद लाशों के ढेर पर केरोसिन डाला गया और एक जलती हुई तीली अंदर फेंकी गई। आग तुरंत भड़क उठी। काला धुआं आसमान की तरफ उठने लगा और जलते हुए मांस की स्मेल पूरी जगह फैल गई। लाशों को हटाते वक्त क्लोन्स ने सीन को भी बदलना शुरू कर दिया। ईथन ने इंजर्ड क्लोन्स को ऑर्डर दिया कि आसपास मैजिक अटैक्स के निशान और सोड मार्क्स बना दो। खून को अलग अलग जगह गिरा कर ऐसा दिखाया गया जैसे यहाँ एक भयानक
भयानक फाइट हुई हो। एक बड़े पाथर पर 2 बड़े अटैक मार्क्स बनाए ही गए। सब कुछ ऐसा सेट किया गया जैसे रोग कल्टीवेटर्स के बीच एक जानलेवा बैटल हुई हो। गिर हुए क्लोन्स की बॉडीज को भी इस तरह अरेंज किया गया कि ये एक दूसरे को मारने वाली फाइट लगे। उनके चेहरे भी डिस्ट्रॉय कर दिए गए ताकि उनकी सेम अपीयरेंस का राज न खुले। पूरा काम इतनी स्मूथली हुआ जैसे ये लोग पहले से 100 टाइम्स प्रैक्टिस कर चुके हो। जब आग आखिर में बुझ गई तो राह के बीच एक जड़े ग्रीन स्टोरेज रिंग चमक रही। दंते ने रिंग उठाई, बिना किसी हेसिटेशन के अपने कब्जों से साफ की और लूकस को दे दी। लूकस ने बस एक इशारा किया। बाकी क्लोन्स इंजर्ड लोगों को संभालते हुए कैनियन के हिडन टनल्स में चले गए और कुछ ही देर में गायब हो गए। पीछे सिर्फ एक खौफनाक बैटलफील्ड का सीन रह गया जिसे देखकर आने वाले लोग बस अंदाजा लगा सकते थे कि यहाँ कितनी भयानक फाइट हुई होगी। उधर किंगशान टाउन के अंडरग्राउंड पैलेस में मैं लाइट कर्टन से आखिरी सीन देख रहा था। मेरी टाइट हुई नर्व्स आखिर ढीली पड़ गई। मैं ग्रैंड मास्टर चेयर पर पीछे गिर गया और एक लंबी सांस छोड़ी। सक्सेस। ये बैटल देखने में आसान जीत लग रही, लेकिन असल में हर स्टेप जानलेवा था। अगर छुयन थोड़ा और स्मार्ट होता, अगर वो शुरू से अपनी जान की परवाह किए बिना अटैक करता, अगर बर्निंग ब्लड पिल का इफेक्ट बस थोड़ा और ज्यादा चलता, या अगर मैं 10 से ज्यादा क्लोन सैक्रिफाइस ना करता, तो रिजल्ट बिल्कुल अलग हो सकता था। सब कुछ एक ही चीज पर डिपेंड करता था, रॉ स्ट्रेंथ कमी। मैं हल्का सा हंसा। रिस्क जितना बड़ा होता है, रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा मिलता है। आखिर ये लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर की स्टोरेज रिंग व्हाइट लाइट फ्लैश हुई और जेडिक ग्रीन रिंग जिसमें अभी भी हल्की गर्मा थी मेरे सामने टेबल पर आ गई। ये सिस्टम का क्रॉस डायमेंशनल टेलीपोर्टेशन फंक्शन था। एंशिएंट इमॉर्टल रूइंस जैसे दूर जगह से भी ये चीजें मेरे पास ला सकता था। मैंने अपनी डिवाइन सेंस रिंग के अंदर भेजी। चुयांग का स्पिरिचुअल इम्प्रिंट अभी भी था, लेकिन डेड आदमी की एनर्जी उसकी मौत के साथ ही कमजोर हो जाती है। वो इम्प्रिंट एक पतले कागज जैसा था। मैंने हल्का सा फोर्स लगाया और वो तुरंत टूट गया। अगले ही पल रिंग के अंदर का सारा सामान टेबल पर बारिश की तरह गिरने लगा। सबसे पहले मेरी नजर एक बड़े बिल पर पड़ी। स्पिरिट स्टोन्स का पहाड़। 80,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और 30,000 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स मेरे आंखों के सामने जैसे स्पिरिट स्टोन्स ही घूमने लगे। चुयान सच में आउटर सेक्ट एल्डर के लाया था, और जब इसमें रूइन से मिले उसके ट्रेजर्स भी ऐड हुए तो ये पूरा एक बड़ा जैकपॉट बन गया। स्पिरिट स्टोन्स के अलावा डजन से ज्यादा एलिक्सर बॉटल्स थी, मोस्टली ची रिकवरी पिल्स, हीलिंग पिल्स और कल्चरेशन स्पीड बढ़ाने वाली प्रेशियस मेडिसिन। 3 धर्म आर्टिफैक्ट्स भी थे, एक हाई ग्रेड धर्म स्वॉर्ड, एक डिफेंसिव शील्ड और एक डैमेज्ड छोटी बेल। फिर मुझे एक पुरानी येलो सिल्क वाली बुक मिली। ये चुयान की मेन कल्चरेशन टेक्निक थी। टॉप सेक्ट की टेक्निक जितनी पावरफुल नहीं थी, लेकिन इसका फायदा स्टेबिलिटी था। इसमें एक सीक्रेट लॉन्गिविटी टेक्निक भी थी। अगर किसी क्लोन को ये प्रैक्टिस करवा दूं और बाद मैं यूज मेडिसिन कल्टीवेट करने या शील्ड की तरह यूज करूं तो काफी यूजफुल होगा। मैंने यूज साइड में रख दिया और सर्च कंटिन्यू की। तभी एक शीप इन पार्चमेंट ने मेरा ध्यान खींच लिया। मैप पर कई रेड मार्क्स बने थे। सबसे बड़े मार्क के पास बहुत छोटे लेटर्स में लिखा था गोल्डन फ्रूट फाउंडेशन, गोल्डन कोर अपॉर्चुनिटी। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। ये ही वो चीज थी जिसके लिए चुयान अपनी जान रिस्क में डालकर रूइन में आया था। इसके साथ मेरा गोल्डन कोर का रास्ता अब सिक्योर हो सकता है। मैं आइटम्स पैक करने वाला था कि मेरी उंगली एक कोने में रखी एक अजीब सी बीड से टकरा गई। वो बीड काली थी, बिल्कुल इंक की तरह। उसकी सरफेस डल थी और उसमें कई छोटी क्रैक्स थी। देखने में बस एक सस्ती ग्लास मार्बल जैसी लग रही थी, लेकिन जैसे ही मेरी उंगली उससे टच हुई, जो सिस्टम अब तक चुप था अचानक एक ब्राइट नोटिफिकेशन के साथ एक्टिवेट हो गया। अलर्ट, हाई एनर्जी डिमेंशन से स्पेशियल फ्लक्चुएशन डिटेक्ट हुई। नेम स्मॉल 1000 वर्ल्ड का रेमनेंट न्यूक्लियस, ग्रेड स्पेशल अपग्रेडेबल, डिस्क्रिप्शन एक कोलैप्स, स्मॉल 1000 वर्ल्ड की बची हुई फाइनल एसेंस। दुनिया डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर का स्पेस और बेसिक लॉज अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। रिस्टोर करने के बाद ये होस्ट ओन्ड स्मॉल 1000 वर्ल्ड के रूप में काम करेगा। रेस्टोरेशन के लिए 20,000 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की एक्टिवेशन एनर्जी जरूरी है। सिस्टम की नोटिफिकेशन देखते ही मैं कुछ पाल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। 20,000 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, ये कॉस्ट सच में बहुत ज्यादा थी। अभी जो 30,000 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स मिले थे वो मेरे हाथ में आए भी नहीं थे, और अब उनका ज्यादा हिस्सा तुरंत खर्च होने वाला था। अभी मेरे लिए 20,000 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का मतलब था एक पूरी आर्मी ऑफ जी रिफाइनिंग स्टेज कल्टीवेटर्स खरीदना, या फिर काय क्लोन्स को सीधा फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंचा देना। ये सच में लूट जैसा लग रहा था, लेकिन एक स्मॉल 1000 वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह मेरी अपनी हो, जहां हर चीज पर मेरा कंट्रोल हो। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि मैं अपने सारे सीक्रेट्स इसके अंदर छुपा सकता था। इसका मतलब था मेरे पास एक ऐसा बेस होगा जहां कोई दुश्मन कभी पहुंच नहीं सकता। इसका मतलब था कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी फाइट आ गई जिसमें मेरी जीत पॉसिबल नहीं है, तो मैं बस इस स्मॉल वर्ल्ड के अंदर रिट्रीट कर सकता हूं। फिर कौन मुझे टच कर पाएगा? ये ही तो वो सपना था जो हर डाओ कल्चरेशन करने वाला इंसान देखता है। एक अपनी दुनिया, एक अपना एब्सोल्यूट सेफ जोन। पैसे तो दोबारा कमाए जा सकते थे, लेकिन इतने बड़े मौके को खोना मतलब आसमानी सजा को खुद बुलाना था। टेबल पर चमक रहे स्पिरिट स्टोन्स को देखकर एमसी का दिल खून के आंसू रो रहा था। फिर भी उसने दांत भिंचकर कहा, सिस्टम कॉस्ट डिडक्ट करो और रिपेयर शुरू करो, और अगर रिपेयर फेल हुई तो मैं तुम्हें तोड़कर कबर्ड में बेच दूंगा। उसके ऑर्डर देते ही 30,000 में से 20,000 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स पल भर में गायब हो गए। अगले ही पल उस काली गेंद से इतनी तेज सेफ रोशनी निकली कि आंखें खुली रखना नामुमकिन हो गया। पूरा केव उस रोशनी में डूब गया और उसके अंदर से प्रची और सुनसान दुनिया जैसी और उभारने लगी। एमसी की आंखों का दर्द अब एक्साइटमेंट में बदल चुका था। उसने खुश होकर कहा, ग्रेट एल्डर ने इस बार सिर्फ कुरियर नहीं भेजा, बल्कि मेरे फ्यूचर की फाउंडेशन भेजी है। एल्डर, आराम से जाओ।
अगले साल इसी दिन मैं तुम्हारे लिए और ऑफरिंग्स चलाने का इंतजाम जरूर करूंगा। किंग्सहान टाउन के नीचे बने केव में 20,000 मिड ग्रेड स्प्लिट स्टोन्स शुद्ध एनर्जी में बदलकर ब्लैक वर्ल्ड ऑर्ब ने निकाल लिए। उसके ऊपर की दरारें आंखों के सामने भरने लगी और कुछ ही देर बाद सिस्टम की आवाज गूंजी, रिपेयर कंप्लीट। स्मॉल वर्ल्ड अब होस्ट की सोल से बिंड हो चुका था। इसका एरिया 10 मील का था और यहाँ की स्पिरिट एनर्जी बाहर से 15 गुना ज्यादा थी। तब एमसी को अपने दिमाग में एक अजीब कनेक्शन महसूस हुआ और अगले ही पल वो एक नई दुनिया में खड़ा था। उसके पैरों के नीचे भूरी जमीन थी और आसमान में न सूरज था न चंद्र, सिर्फ एक हल्की सेफ रोशनी पूरी दुनिया को रोशन कर रही थी। दूर दूर तक सिर्फ धुंध और अनस्टेबल स्पेस के क्योटिक करंट्स नजर आ रहे थे। ये जगह सुनसान थी, लेकिन एमसी ने गहरी सांस लेकर महसूस किया कि यहाँ की स्पिरिट एनर्जी चिंग सीन टाउन से कई गुना बेहतर थी और चिंग यून से के इनर सेक्ट से भी ज्यादा पीछे नहीं थी। सबसे बड़ी बात, ये जगह बिल्कुल सेफ थी, इसीलिए उसने बिना ज्यादा सोचे इसका नाम हेवनली कोर्ट रख दिया। इसके बाद उसने अपना ध्यान सिस्टम इंटरफेस पर लगाया। इस वक्त एंशिएंट रूइंस का सेंट्रल एरिया एक हरा भरा बेसिन बन चुका था। बीच में एक खाली कुआं था और उसके पास आधे आदमी जितना ऊंचा एक छोटा सा पेड़ खड़ा था। उसके पत्ते सुनहरे थे और उसकी शाखों से 3 मुट्ठी के साइज के फल लटक रहे थे। इन फलों के अंदर से तलवों के टकराने जैसी आवाजें आ रही। ये गोल्डन कोर फ्रूट थे। एक फल गोल्डन कोर बनने का चांस 30% तक बढ़ा सकता था और 3 फल मेल जाइट एक सुअर को भी गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंचाया जा सकता था। लेकिन जहां हेवनली ट्रेजर्स होते हैं वहां उनके रखवाले भी होते हैं। पेड़ के पास एक बहुत बड़ा शेर लेटा हुआ था जिसका पूरा शरीर बैंगनी बालों से ढका हुआ था। हर सांस के साथ उसकी नाक से बिजली की चिंगरियां निकाल रही थी और जमीन को जलाकर काले गड्ढे बना रही थी। ये भी सेकंड ईयर डिमोनिक बीस्ट वायलेट लाइटनिंग फ्रेंजी लायन था जिसकी ताकत फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट ग्रेट सर्कल के बराबर थी। उसकी बॉडी और लाइटनिंग पावर्स की वजह से सीधा मुकाबला करना बहुत महंगा पड़ा। दंते घास में छुपा हुआ था। लुकास पेड़ की शाख पर बैठकर चुयन से मिली। हाई ग्रेड धर्मा सोड पगड़े अटैक एंगल देख रहा था और लिन एक पत्थर के पीछे छुकर उसकी कमजोरी एनालाइज कर रहा था। उसने धीरे से कहा, इसके गले के निश का सेफ हिस्सा और आंखें सबसे कमजोर है और हर तीसरी सांस के बाद इसकी पूंछ एक बार हिलती है, वही इसका ब्लाइंड स्पॉट है। दंते ने पूछा, कैसे अटैक करे? लिन ने अपने ना होने वाले चश्मे को ठीक करने का नाता करते हुए पुराना रूल बता। दंते, तुम डैमेज टैंक करोगे, लुकास तुम इसकी आंखें बर्बाद करोगे, बाकी सब सीधा चार्ज करेंगे। अगर मर भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कल सब फिर से जिंदा हो जाओगे। चाहे जान चली जाए, गोल्डन कोर फ्रूट लेना ही होगा। अटैक। ऑर्डर मिलते ही दांते ने सीधा चार्ज करने के बजाय चक्की के पत्थर जितना बड़ा बोल्डर उठाया और पूरी ताकत से शेर की तरफ फेंक दिया। पत्थर हवा को चीरते हुए गया और वायलेट लाइटनिंग फ्रेंजी लायन तुरंत जग गया। उसने एक पंजे से पत्थर को तोफू की तरह तोड़ दिया, लेकिन वो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था। अगले ही पल दंते वॉरहैमर लेकर उसके सामने पहुंच गया। गुस्से में शेर ने मुंह से बाजू जितनी मोटी बिजली छोड़ी। दांते ने न बचने की कोशिश की और ना ही साइड हुआ। उसने वो अटैक सीधा अपनी छाती पर झेला। बिजली ने उसका मांस जला दिया और उसके सीने में बड़ा सा गला घाव बन गया। उसके हाथ से वॉरहैमर छूट गया, लेकिन उसकी रफ्तार नहीं रुकी। वो सीधा शेर की पिछली टांग से चिपक गया और जोर से गर्जा पकड़ लिया। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो शेर को नीचे खींचने लगा। शेर उससे काटने के लिए पलता ही था कि ऊपर पेट से लुकास नीचे गिरा और पॉइजन पाउडर, मिर्ची और चूने का मिक्सचर सीधा उसकी आंखों में फेंक दिया। शेर ने इंस्टिंक्ट से आंखें बैंड की, लेकिन तब तक लुकास की स्पिरिट स्वॉर्ड उसकी पलकों को छेद चुकी थी। दर्द से पागल होकर शेर ने अपने शरीर के चारों तरफ बिजली का तूफान खड़ा कर दिया। लुकास का शरीर बिजली से कांपने लगा और उसके बाल खड़े हो गए, लेकिन फिर भी उसने बचा हुआ। जहर का पैकेट सीधा शेर के मुंह में घुसा दिया और हंसकर बोला, ये छोटा सा गिफ्ट एंजॉय करो। उसी वक्त 7वें ची रिफाइनिंग लेयर के दर्जनों क्लोन्स जंगल से निकले और बिना अपनी जान की परवाह किए शेर के पैरों, पूंछ और गाले से चिपक गए। बिजली उनके शरीर को जला रही। कुछ क्लोन्स कोयले में बदल गए, कुछ एक ही पंजे में मांस के ढेर बन गए। लेकिन हर मरने वाले क्लोन की जगह दो और आ जाते। जब तक उनमें एक सांस बाकी होती, चाहे आधा शरीर ही क्यों ना बचा हो, वो अपने दांतों से शेर के मांस को पकड़कर लटके रहते। ऐसा पागलपन भरा अटैक देखकर गोल्डन कोर कल्टीवेटर का भी सर सुन हो जाता। सिर्फ 5 सांसों के अंदर शेर के पूरे शरीर पर क्लोन्स लटक रहे थे और हर हरकत के साथ यूज से हजारों जीन का वजन खींचना पड़ रहा था। इसी वक्त बैटलफील्ड के कोने में छुपा लिन मौके का इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में वही आर्मर पियर्सिंग क्रॉसबो था जिससे उसने पहले चुयान को मारा था। दाढ़ और बोझ से परेशान शेर ने आसमान की तरफ गराज कर अपना गला ऊपर उठाया और उसके नीच का सेफ कमजोर हिस्सा सामने आ गया। ये उसकी एकलौती जानलेवा कमजोरी थी। अगले ही पल क्रॉसबो का तीर हवा को चीरते हुए निकला और सीधा उस नरम हिस्से में घुस गया। शेर का विशाल शरीर एकदम से जम गया। उसकी आंखों की बैंगानी बिजली धीरे धीरे गायब हो गई और आखिरी बेचैन गराज के साथ वो धड़ से जमीन पर गिर गया। दंते के काले पड़ चुके हाथ ढीले पड़ गए और वो भी जमीन पर गिर गया। उसके सीने का बड़ा घाव अब भी धुआं छोड़ रहा था। चारों तरफ क्लोन्स की लाशें बिखरी हुई थीं और कई लोग अपने कटे हुए हाथ पैरों से बहते खून को रोकने की कोशिश कर रहे थे। पूरा मैदान किसी स्लॉटर हाउस जैसा लग रहा था। लिन टुरंट आगे बढ़ा और एक जेड बॉक्स में 3 गोल्डन कोर फ्रूट्स संभल कर रखे। लुकास ने अपनी टूटी पसली पकड़ते हुए पूछा, और इस पेड़ और शेर की बॉडी का क्या करें? लिन ने सीधा जवाब दिया, सब कुछ पैक करो, एक भी चीज छोड़नी नहीं है। दंते
ने खून थूकते हुए दोनों हाथों से पेड़ को पकड़ा और जोर लगाते ही सालों पुराना स्पिरिट रूट ट्री जड़ समेत बाहर आ गया। तब सिस्टम ने टोटल रिट्रीवल एक्टिवेट कर दिया। सेफ रोशनी चमकी और जिंदा लोग, घायल क्लोन्स, मरे हुए शरीर, शेर की लाश और जड़ समेत निकाला गया। पेड़ सब कुछ पल भर में गायब हो गया। बैटलफील्ड में बस एक खाली कुआं और तबाही के निशान रह गए। हेवनली कोर्ट के अंदर खड़ा एएमसी अपने सामने रखे इतने बड़े खजाने को देखकर संतुष्टि से मुस्कुराया। सबसे पहले उसने स्पिरिट ट्री को लगाया और फिर शेर के मांस को पकाकर पिहाइयों में बांधने की तैयारी करने लगा। जो क्लोन्स घायल थे उन्होंने खाना खाया और ध्यान लगाकर रिकवरी शुरू कर दी। और एमसी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि यूज पता था कल फिर सब भाई एक साथ मिलेंगे। दंते ने हेवनली कोर्ट के उस हिस्से में एक बड़ा गड्ढा खोदा जहां स्पिरिट एनर्जी सबसे ज्यादा थी और वहां गोल्डन फ्रूट ट्री को लगा दिया। भले ही यूज उसकी असली जगह से निकाला गया था, लेकिन इस छोटी दुनिया की स्पिरिट एनर्जी उसकी जिंदगी को आराम से बनाए रखने के लिए काफी थी। ऊपर से चू यान से मिली एटर्नल लाइफ टेक्निक में स्पिरिचुअल प्लांट्स की ग्रोथ को तेज करने वाले सीक्रेट मेथड्स भी थे। फ्यूचर में ये पीईडीएमसी के लिए सबसे भरोसेमंद पैसा कमाने का जरिया बनने वाला था। जब लुकस अगली दवात के लिए बीस्ट का मीट पकाने की तैयारी कर रहा था, तब एमसी को एक और ज्यादा जरूरी काम याद आया। वो जमीन पर बैठ गया और सिस्टम इंटरफेस खोल लिया। अब गोल्डन फ्रूट ट्री मिल चुका था, इसलिए उसकी सबसे बड़ी कमजोरी सिर्फ कल्चरेशन रियलम और टेक्निक्स थी। सारे क्लोन्स ची रिफाइनिंग के पीक पर पहुंच चुके थे और कुछ तो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट को भी छू चुके थे, लेकिन ये सब सिर्फ रिसोर्सेज के जोर पर हुआ था। अगर उसे एक हाई क्वालिटी गोल्डन कोर या शायद लेजेंडरी परफेक्ट गोल्डन कोर बनाना था, तो सिर्फ फलों के भरोसे रहना काफी नहीं था। उसे एक टॉप टियर कल्चरेशन मैनुअल चाहिए था। तब एमसी ने सिस्टम से क्लोन नंबर 972 को एक्सचेंज किया और जो क्लोन्स अब तक रिवाइव नहीं हुए थे उन्हें भी मिलाकर टोटल गिनती को 900 से ऊपर पहुंचा दिया। अगले ही पल हेवनली कोर्ट चमकदार सेफ रोशनी से भर गया और अलग अलग चेहरों वाले 900 से ज्यादा क्लोन्स हवा में से उभर आए। उन्हें देखकर एमसी को लगा कि सिस्टम धीरे धीरे परफेक्ट हो रहा था। पहले वाले क्लोन्स तो चलती फिरती लाशें जैसे थे और उनके चेहरे तक उसे खुद बनाना पड़ते थे। फिर उसने बिना हिचक ऑन एयर कर दिया, सबको परफेक्ट अर्ली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक अपग्रेड करो। ये कोई छोटा काम नहीं था, इसके लिए बहुत बड़े रिसोर्सेज की जरूरत थी। खुशकिस्मती से स्पिरिट स्टोन माइंस पहले ही खाली कर लिए गए थे और चू यान की पर्सनल सेविंग्स भी काफी थी। लेकिन जब सिस्टम ने बताया कि टोटल 3,50,000 स्पिरिट स्टोन्स लगेंगे, तो एमसी के हाथ तक कांप गए। कुछ देर पहले ही वो मिलियनेयर था और अब एक उंगली दबाते एची लागभाग फेयर से गरीब बनने वाला था। कॉन्फर्मेशन के साथ ही पूर हेवनली कोर्ट की स्पिरिट एनर्जी उबाल उठी। आसमान से अनेक सुनहरी रोशनियां नीचे उतरने लगी। ये सिस्टम के लॉज की शक्ति थी जो सीधा एनलाइटनमेंट दे रही थी। 900 से ज्यादा क्लोन्स की ऑरा पागलपन की तरह बढ़ने लगी। फर्स्ट लेयर ची रिफाइनिंग, फिफ्थ लेयर पीक ची रिफाइनिंग और आखिर में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट। ये दृश्य इतना भयानक और शानदार था कि देखने वाले की सांस रुक जाए। एक साथ खड़े 900 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स का प्रेशर देखकर शायद गोल्डन कोर एक्सपर्ट भी रास्ता बदल लेता, लेकिन एमसी का दिल खून रो रहा था। छोटी दुनिया और क्लोन्स की वजह से उसके 3.08 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स घटकर सिर्फ 6,30,000 रह गए थे। उसने आसमान की तरफ देखते हुए उदासी से कहा, पिछले जन्म में मैं पैसों के लिए बैल की तरह काम करता था और इस जन्म में कल्टीवेशन सिस्टम मिलने के बाद भी स्पिरिट स्टोन्स के लिए ही मजदूरी करनी पड़ेगी। कितना भी कमा लो, कभी काफी नहीं होता। शिकायत करने का वक्त नहीं था। एमसी ने अपने कपड़ों से 3 ज्यादा स्लिप्स निकाले। एक में विदर्ड वुड लॉन्गेविटी टेक्निक थी, दूसरी ईथन को सेट ज्वाइन करते वक्त मिली अधूरी एवरग्रीन टेक्निक और तीसरी मिरियड ट्रेजर्स पेविलियन से खरीदी गई 5 एलिमेंट्स ओरिजिन रिटर्न आर्ट। एवरग्रीन टेक्निक को देकर एमसी ने गुस्से में गाली दी। ईथन इतने सालों से सेट में था और फिर भी उन कंजूस लोगों ने उसे एक नया कल्टीवेशन मैनुअल तक नहीं दिया था। अगर सिस्टम नहीं होता तो शायद वो ची रिफाइनिंग का दरवाजा भी पार नहीं कर पाता। लेकिन कुछ ना होने से थोड़ा होना बेहतर था। इन तीनों टेक्निक्स में से एक डिफेंस और लॉन्जेविटी पर फोकस करती थी, लेकिन अटैक में कमजोर थी। दूसरी बैलेंस्ड और स्टेबल थी, लेकिन बहुत धीरे ग्रो करती थी। तीसरी में कोई खास कमी नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 7वें लेवल तक ही ले जा सकती थी। इनमें से कोई भी टॉप टियर नहीं थी, लेकिन एमसी का मानना था कि हर किसी के सीहोने हुए रास्ते पर चलना जरूरी नहीं होता। तभी एक क्लोन चिल्लाया, खाना कम पड़ रहा है। एमसी की पेशानी पर नस उभर आई। 900 लोग एक ही बीस्ट का मीट खाएंगे तो कम पड़ना तो पका था, लेकिन उसने उस बात को नजरअंदाज किया और उन सबको ऑर्डर
ऑर्डर दिया। सारे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट क्लोन्स एक साथ उसकी तरफ मुड़ गए। उनकी हर मूवमेंट एकदम सिंक्रोनाइज थी और पूरा सीन देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। एएमसी ने तीनों ज्यादा स्लिप्स की नॉलेज सिस्टम के जरिए हर क्लोन के दिमाग में ट्रांसफर कर दी और कहा, तुम सबका एक ही मिशन है, इन टेक्निक्स को मिलाकर मेरे लिए एक नई कल्चरेशन टेक्निक बनाओ जो ऑफेंस, डिफेंस और स्पीड में परफेक्ट बैलेंस रखे और मुझे परफेक्ट गोल्डन कोर तक पहुंचाए। एक इंसान की अक्ल सीमित होती है, लेकिन लगभग 1000 फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स अगर दिन रात बिना रुके एक साथ सोचना शुरू कर दें तो क्या कुछ नहीं कर सकते। यही एएमसी का असली चीट कोड था। पहला ग्रुप विदर्डवुड टेक्निक की स्पिरिचुअल सर्कुलेशन को एनालाइज करने लगा। दूसरा ग्रुप एवरग्रीन टेक्निक की अब्सॉर्प्शन स्पीड को ऑप्टिमाइज करने लगा और बाकी क्लोन्स ट्रायल और एरर में लग गए। कुछ क्लोन्स की स्किन पर पेड़ की चाल उगने लगी जो कल्टीवेशन फेलियर का निशान था। कुछ उल्टा मेरिडियंस चलने की वजह से खून उलटने लगे, लेकिन हर फेलियर का डेटा तुरंत बाकी सब तक पहुंच जाता और वो गलत रास्ते को छोड़कर नए रास्ते पर चल पड़ते। बीच में बैठा एमसी ये सब देखकर मुस्कुराने लगा। अगर ये टेक्निक सक्सेसफुल हो गई और उसके साथ 3 गोल्डन कोर फ्रूट्स मिल गए तो उसका गोल्डन कोर का रास्ता इतिहास में सबसे अनोखा होगा। लेकिन उससे पहले उसने ईथन के पर्सपेक्टिव को देखा। चिंग युन से के अंदर उसका ये आखिरी मोहरा था। एमसी धीरे से बोला, ईथन अब तुम्हारे स्टेज पर आने का वक्त आ गया है। चिंग युन से के गेट पर खून जैसा लाल सूरज ढल रहा था और काले कौवे चिल्ला रहे थे। गेट पर खड़े डिसाइपल्स जमहे ले रहे थे कि तभी उन्होंने 2 पहाड़ी रास्ते से एक खून से लथपथ आदमी को रेंगते हुए आते देखा। हाँ, वो चल नहीं रहा था, सच में रेंग रहा था। उसके कपड़े फट चुके थे और एक पैर अजीब तरह से टेढ़ा हो चुका था। हर बार आगे बढ़ने पर पत्थर की सीढ़ियों पर खून की लकीर छूट रही। फिर भी उसका हाथ आधी टूटी तलवार को मजबूती से पकड़े हुआ था और वो कुछ समझ न आने वाले शब्द बोल रहा था। गेट के डिसाइपल ने ध्यान से देखा और दारा हुआ चिल्लाया, ये सीनियर ब्रदर ईथन है। तुरंत लॉ एनफोर्समेंट हॉल को खबर भेजी गई। कुछ देर बाद पूरे हॉल का माहौल भारी हो चुका था। इनर सेक्ट एल्डर्स और सेक्ट मास्टर गंभीर चेहरे के साथ बैठे हुए थे। बीच में ईथन स्ट्रेचर पर बैठा था। पिल मास्टर ने यूज से इतनी पटियान लपेट दी थी कि वो मम्मी जैसा लग रहा था। लॉ एनफोर्समेंट हॉल के हेड ने कड़क आवाज में पूछा, होश आ गया? तब ईथन अचानक किसी बुरे सपने से जगने वाले इंसान की तरह कांप उठा। अपनी पहचानी जगह को देखकर खुश होने के बजाय वो फूट फूट कर रोने लगा। उसकी रूह हिला देने वाली चीखों ने सेक्ट मास्टर और ग्रेट एल्डर्स तक के दिल हिला दिए। रोते हुए ईथन स्ट्रेचर से नीचे गिरने की कोशिश करते हुए बोला, ग्रेट एल्डर मर गए। उसके चेहरे पर इतनी वफादारी और दुख था कि सबसे सख्त लॉ एनफोर्समेंट डिसिप्लिन का भी दिल पिघल जाए। सेक्ट मास्टर ने टेबल पर हाथ मारकर पूछा, ये सब क्या बकवास है? ग्रेट एल्डर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट ग्रेट परफेक्शन में थे और उनके पास सेक्ट के आर्टिफैक्ट्स भी थे। वो किसी आउटर रूइन में कैसे मर सकते हैं? ईथन ने आंसू, छो और नाक साफ करते हुए अपने कपदोन में से एक जाला हुआ और बदबू से भरा काला कपड़ा निकाला। वो छुयान के कपड़ों का टुकड़ा था जिस पर सूखा हुआ काला खून लगा हुआ था। ईथन की आंखें अभी भी दर्द से कांप रही थी। वो हकलाते हुए बोला, ये एक अम्बुश था, पूरा का पूरा अम्बुश। रूइंस में घुसते ही हम पर तासियन बैंग नाम के दकुओं ने हमला कर दिया। वो आम रॉग कल्टीवेटर्स नहीं थे, वो ट्रेंड परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड थे और उनके पास एक अजीब फॉर्मेशन भी थी। ये नाम सुनकर एल्डर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। नाम सुनने में तो किसी छोटे मोटे गैंग जैसा लग रहा था, लेकिन कल्टीवेशन की दुनिया में हर तरह की पगल और छुपी हुई ताकतें मौजूद थी। इसलिए सेक्ट मास्टर ने ठंडी नजर से ईथन को देखते हुए कहा, आगे बताओ। सेक्ट मास्टर के ऑर्डर देते ही ईथन ने अपनी एक्टिंग और भी ड्रामेटिक बना दी। रोते हुए उसने कहा, ग्रेट एल्डर हम जैसे निकम्मे डिसिपल्स को बचाने के लिए पीछे रुक गए थे। पूरा गॉड ट्रैप्स और जहरीली गैस से भरा हुआ था। ग्रेट एल्डर ने बहादुरी से 7-8 दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन वो लोग बहुत ही घटिया थे। वो अपने ही साथियों को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और लगातार ग्रेट एल्डर की स्पिरिट एनर्जी को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। ईथन ने ऐसी दाढ़ भरी कहानी सुनानी शुरू की जो कभी हुई ही नहीं थी। उसने कहा कि आखिर में हमें पकड़े जाने और बेइज्जती से बचाने के लिए चुयान ने बिना झिझक अपनी लाइफ एसेंस जला दी और दुश्मनों के घेरे को तोड़ते हुए चिल्लाए, मेरी चिंता मत करो, खबर सेक्ट तक पहुंचानी होगी। चिंग युन सेक्ट की इज्जत पर आंच नहीं आनी चाहिए। कहानी के क्लाइमेक्स पर ईथन ने इतनी जोर से अपना सर जमीन पर मारा कि जोर की थक की आवाज गूंज उठी और उसके माथे से खून बहने लगा। वो रोते हुए चिल्लाया, ये निकम्मा डिसाइपल बस बेबासी से देखता रह गया जब ग्रेट एल्डर को हजारों तीरों ने छेड़ डाला। उन जानवरों ने उनकी बॉडी को राख बना दिया और मेरे पास सिर्फ उनके कपड़े का ये टुकड़ा ही बचा। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। कहानी थोड़ी ज्यादा परफेक्ट जरूर लग रही थी, लेकिन चुयान के गुस्से वाले और डिसिपल्स को बचाने वाले स्वभाव को देखते हुए सबको ये बात मानने लायक लगी। सबसे जरूरी बात ये थी कि ईथन जो कपड़े का टुकड़ा लाया था उस पर वाकई चुयान की स्पिरिट एनर्जी का निशान मौजूद था और क्योंकि चुयान मर चुका था, सच का पता लगाने वाला कोई बचा ही नहीं था। लॉ एनफोर्समेंट हॉल के हेड ने गहरी सोच में भविंसी कुड़ ली। असल में उन्हें सच से ज्यादा सेक्ट की इज्जत की चिंता थी। अगर ये बात बाहर फैलती कि चिंग युन सेक्ट का ग्रेट एल्डर लूट और मर्डर करते हुए किसी शिकार के हाथ मर गया तो सेक्ट की इज्जत मिट्टी में
मिल जाती। लेकिन अगर यूज डिसाइपल्स को बचाते हुए किसी बुरी ताकत से लड़ते लड़ते शहीद दिखाया जाए तो कहानी बिल्कुल अलग हो जाती। काफी देर की खामोशी के बाद एक इनर सेक्ट एल्डर ने गहरी सांस लेकर कहा, लगता है जूनियर ब्रदर चू ने वाकई सेक्ट के लिए अपनी जान दे दी। लॉ एनफोर्समेंट हॉल के हेड की आंखों में ठंडी चमक उभरी। एक्सप्लोडिंग हेवंस फैक्शन, बहुत अच्छा। अगर कहानी यही है तो दुश्मनी भी निभानी पड़ेगी। ऑर्डर जारी करो। एक्सप्लोडिंग हेवंस फैक्शन के बचे हुए लोगों पर बाउंटी रखी जाती है। जो भी कोई जानकारी देगा उसे 1000 स्प्रिट स्टोन्स मिलेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव काम खत्म होते ही सबकी नजर एक लाउट जिंदा बचे ईथन पर टिक गई। एक एल्डर ने धीरे से कहा, यह लड़का मौत के मैदान से जिंदा वापस आ गया और इसकी वफादारी भी लाजवाब है। आउटर सेक्ट में अभी अफरा तफरी मची हुई है, इसलिए इसे एक मिसाल बनाना सही रहेगा। एथन कमजोर आवाज में आगे बढ़ा। लॉ एनफोर्समेंट हॉल के हेड ने एक ब्रॉन्ज टोकन उसकी तरफ उछाल दिया। उस पर एनफोर्समेंट का सिंबल बना हुआ था। ग्रेट एल्डर मर चुके हैं। आउटर सेक्ट एक दिन भी लीडर के बिना नहीं रह सकता। तुम आउटर सेक्ट के काम से वाकिफ हो, इसलिए आज से तुम टेम्परेरी आउटर सेक्ट वार्डन बनोगे और सप्लाईज प्रोक्योरमेंट का काम भी संभालोगे, जो पहले चूयन देखता था। ये सुनकर आसपास के डिसाइपल्स होश उड़ा बैठे। प्रोक्योरमेंट का काम पूरे आउटर सेक्ट की सबसे फेडे वाली पोजीशन। पहले चूयन यूज अपनी मुट्ठी में रखता था और किसी को बीच में आने नहीं देता था, लेकिन अब वो एक अननोन डिसिप्लिन एथन के हाथ आ चुकी थी। एथन ने एक्टिंग जारी रखते हुए डरने का नाटक किया। ये डिसिप्लिन बहुत कमजोर और अनपढ़ है, लेकिन हॉल हेड ने उसे बीच में ही रोक दिया। जब दिया है तो ले लो, ये तुम्हारी वफादारी का इनाम है। ट्रेजरी से 500 स्प्रिट स्टोन्स भी ले लेना और जल्दी से अपने जख्म ठीक करो। सेक्ट की शान पर दाग नहीं लगना चाहिए। एथन ने कांपते हुए टोकन पकड़ा और जोर से बोला, मैं अपनी जान देकर भी सेक्ट की सेवा करूंगा और मरने के बाद भी कोई पछतावा नहीं होगा। सबको लगा वो बात में कांप रहा है, लेकिन असल में उसकी हंसी मुश्किल से कंट्रोल हो रही थी। रात होते ही कई आउटर सेक्ट डिसाइपल्स बड़े अदब से ईथन को उसके कमरे तक छोड़ने आए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कराहते हुए पड़ा एक झटके में सीधा बैठ गया और उसके चेहरे पर दर्द की जगह एक चालाक मुस्कान आ गई। उसने हंसते हुए कहा, बॉस, मेरी परफॉर्मेंस को कितने पॉइंट्स दोगे? हेवनली कोर्ट में बैठा एमसी स्क्रीन को देखकर अंगूठा दिखाते हुए बोला, 99 पॉइंट्स। 1 पॉइंट इसलिए काट रहा हूँ ताकि तुम घमंड में न बन जाओ। अब काम पर लग जाओ। ऑर्डर मिलते ही ईथन ने अपने जख्म तक ठीक करने की परवाह नहीं की और नया डीकॉन टोकन उठाकर काम में लग गया। उस रात अपनी गंभीर चोटों के बावजूद ईथान ने चुपके से चू यन के पुराने एसोसिएट्स से मुलाकात की। इनमें चिंग शान टाउन का सबसे बड़ा हब मर्चेंट, एक ब्लैक मार्केट स्मगलर और कई रॉग कल्टीवेटर्स के लीडर्स शामिल थे जो पहले चू यान के लिए काम करते थे। एक अंधेरी सीक्रेट सी हंबर के अंदार मोमबत्ती की रोशनी हल्की हल्की झिलमिला रही थी। एल्डर चू अब इस दुनिया में नहीं रहा। ईथन की बात सुनते ही एक मोटे और डरावने चेहरे वाला रोग कल्टीवेटर अपने डैगर से खेलते हुए बोला, और हमारे पुराने लेजर्स का क्या होगा? उसकी नज़र साफ बता रही थी कि चू यन के मरने के बाद वो पुराने ट्रिब्यूट पेमेंट्स देने का कोई इरादा नहीं रखता। ईथन प्रिसाइडिंग चेयर पर शांति से बैठा चाय की चुस्की ले रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी उंगली से टेबल पर हल्की टैपिंग करता रहा। तभी बाहर से कुछ भारी आवाजें सुनाई दी और अगले ही पल दो पिटते हुए गार्ड्स को कमरे के अंदर फेंक दिया गया। ये वही लोग थे जो एंट्रेंस की रखवाली कर रहे थे। अंधेरे से एक विशाल आदमी बाहर निकला जिसके हाथ में खून से लगा हुआ बड़ा हैमर था। ये डेंटे था जिसे एमसी ने कुछ समय के लिए ईथन के साथ असाइन किया था। ईथन ने अपना टी कप नीचे रखा और मुस्कुराते हुए बोला, अब चलिए लेडर्स दोबारा कैलकुलेट करते हैं। एल्डर चू अब सिर्फ बिता हुआ कल है। आज से आउटर सेक्ट के सारे अंडरग्राउंड अफेयर्स मेरे जुरिस्डिक्शन में आते हैं। रूल्स वही रहेंगे, लेकिन अब मैं सिर्फ 70% लूंगा। बाकी 30% आप सब जेंटलमैन अपनी टी मनी समझकर रख सकते हैं। ये एक क्लासिक स्टिक और कैरेट स्ट्रैटेजी थी। सबके लीडर्स ने जमीन पर पड़े अपने आदमियों और डेंटे के खून लगे हैमर को देखा। उन्होंने तुरंत हालत समझ ली। अगले ही पल उनके चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान आ गई। डेकन फैन वाकई बहुत जेनरस है। आज से हम सब डेकन फैन के ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। इसी तरह उस रात चिंग युन सेक्ट के आउटर सेक्ट का पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क चुपचाप नए मालिक की कंट्रोल में आएगा। 3 दिन बाद स्मॉल वर्ल्ड के अंदर बैठा एमसी सिस्टम इंटरफेस पर बढ़ते हुए नंबर्स देखकर मुस्कुराया। स्मॉल वर्ल्ड की रिपेयर्स और अवतार अपग्रेड की वजह से जो बैलेंस लगभग खत्म हो गया था, वो अब तेजी से रिकवर हो रहा था। चुयन के ब्लैक मार्केट ऑपरेशन से जब्त किए गए प्राइवेट फंड्स और म्यूटेंट फ्लोरा का इस्तेमाल करके सप्लाईज बेचने से मिलने वाले भारी प्रॉफिट्स ने कमाल कर दिया था। हमारी करंट बैलेंस 850 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स तक पहुंच चुकी है और इसमें सिर्फ 3 दिन लगे हैं।
एमसी के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। आखिर मोनोपोली जैसी दौलत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सीधी लूटमार से पैसा जरूर मिलता है, लेकिन कॉमर्स से होने वाला प्रॉफिट उससे कई गुना ज्यादा होता है। एमसी ने गहरी सांस छोड़ी और अभी अभी पके हुए स्पिरिट फ्रूट को आराम से मुंह में डाल लिया। लेकिन इतनी दौलत और क्लोन आर्मी के सहारे तक स्टेबल होने के बाद भी वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं था, क्योंकि असली खजाना पैसे से नहीं मिलता था। असली चीजें थी ऊंची कल्टीवेशन टेक्निक्स, रेयर फॉर्मेशंस और इस दुनिया के गहरे राज जो सिर्फ सेक्ट के सबसे कोर एरियाज में छुपे हुए थे। एमसी की नजर मैप पर बने उस एक्स के निशान पर टिक गई। तभी डेंटे की खुश आवाज सुनाई दी, बॉस, इथान अभी अभी बहुत सस्ते में स्पिरिचुअल हर्ब्स का एक बैच लेकर आया है और अभी बड़े मजे से स्पिरिट स्टोन्स गिन रहा है। एमसी मुस्कुराया और बोला, जिनाना बैंड करवा दो, आज रात हमारे पास एक बहुत बड़ा मिशन है। अगले ही पाल उसके पीछे धुन घूमने लगी और 999 क्लोन्स, जो सब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 7वें लेवल पर पहुंच चुके थे, एकदम परफेक्ट फॉर्मेशन में खड़े हो गए। कई दिनों की मेहनत और कैलकुलेशंस के बाद भले ही उन्होंने अभी तक गोल्डन कोर अचीव नहीं किया था, लेकिन उनकी ऑरा पहले से कहीं ज्यादा रिफाइंड और पावरफुल हो चुकी थी। सबके पास चू यान की कलेक्शन से मिले स्टैंडर्ड स्पेशियल बैग्स थे और उन्हें देखकर लग रहा था जैसे भूखे भेड़ियों का झुंड किसी लंबी यात्रा पर निकलने वाला हो। ईथन की आवाज हल्की सी कांप गई, बॉस, क्या हम सच में ये करने वाले हैं? एमसी के होंठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। चिंग यून सेक ने तुम्हें इतनी बड़ी पोजीशन दी है, अगर हम उनका एहसान वापस ना करें तो उनकी कल्टीवेशन के लायक कैसे होंगे? स्क्रिप्चर पवेलियन के हर मैनुअल, हर जाडे स्लिप और शेल्फ पर रखी हर चीज मुझे चाहिए। टेबल के नीचे रखा हुआ वेस्ट पेपर भी नहीं छोड़ना। आज रात हम पूरे चिंगयुन सेक्ट को नंगा कर देंगे। दूसरी तरफ एथन के पास डिकॉन की अथॉरिटी थी। रात का वक्त था और चिंगयुन सेक्ट हमेशा की तरह शांत था। पेट्रोलिंग डिसाइपल्स आराम से जुआ खेल रहे थे और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जेडे हेवन गैंग नाम की टिड्डी की सेना उनके ऊपर टूटने वाली है। चांदनी के नीचे टेक्निक हॉल खामोशी से खड़ा था। सालों से इस जगह की रक्षा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 7वें लेवल के 3 एल्डर्स करते आ रहे थे और 2 लेयर्स वाली पावरफुल फॉर्मेशंस की वजह से कोई कीड़ा मकोड़ा तक अंदर घुस नहीं सकता था। लेकिन अगर घुसने वाला उनका अपना आदमी हो तो। ईथन मुस्कुराते हुए 2 शराब के मटके लेकर आया और बोला, अंकल जंग, अंकल ली, अभी तक आराम नहीं किया। ये रेयर वाइन मुझे चुयन की चीजों में मिली थी, सोचा आप दोनों को गिफ्ट कर दूं। दोनों एल्डर्स शराब के शौकीन थे और ईथन अब आउटर सेक्ट का मशहूर आदमी बन चुका था, इसलिए उन्होंने बिना शक किए शराब पी ली। लेकिन जैसे ही उन्होंने मटका खत्म किया, ईथन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने पीछे छुपकर एक सील बनाई और एक हल्की सी स्पिरिचुअल एनर्जी की लहर निकालकर टेक्निक हॉल की वार्निंग फॉर्मेशंस को चुपके से बंद कर दिया। उस वक्त हेवनली कोर्ट में बैठा एमसी स्क्रीन पर चमकती हुई हरी रोशनी को देखकर अपना हाथ हवा में घुमाते हुए गरज, सब ध्यान से सुनो, हमारा टारगेट टेक्निक हॉल है। हमारा नारा याद रखो, जो दिखे वो उठाओ, जो मिले वो ले जाओ और जो बचे उस भी साफ कर दो। अगले ही पल टेक्निक हॉल के आसपास की स्पेस टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। 1 या 2 नहीं बल्कि हजारों स्पेशियल क्रैक्स एक साथ खुल गए। बिना किसी रिकॉग्निशन और बिना किसी हिचकिचाहट के 999 बड़े बड़े साए नाइट रोब्स और शैतानी मास्क पहने हुए अचानक सामने आ गए। हर एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट परफेक्शन स्टेज पर था। उनकी 999 औरस एक साथ मिलकर इतना भयानक प्रेशर बना रही थी कि हॉल के एल्डर्स का रंग उड़ गया। वो हमला करना तो दूर, जवाब देने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। हर इंट्रूडर के चेहरे पर मास्क की हंसी बनी हुई थी और सबके कंधों पर उनकी पहचान बन चुके बड़े बड़े बैग्स लटक रहे थे। चारों तरफ से घेरा बन चुका था। एंट्री की इजाजत थी, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। 2 टीम्स असेंबली लाइन की तरह सामान पैक करने लगी और बाकी क्लोन्स के साथ एमसी गर्जा, अंडार चलो, जेड स्लिप्स हो, एंशिएंट टेक्स्ट्स हो, दीवार पार लगी पेंटिंग्स हो या टेबल के पैर ही क्यों ना हो, सब उखड़ लो। दरवाजा लात मारकर खोला गया और जो हुआ वो लूट नहीं बल्कि सिस्टमैटिक डेमोलिशन था। कुछ ही पल में शानदार टेक्निक हॉल किसी मंदिर जैसा लगने लगा। दंते एक शेल्फ के पास पहुंचा और बिना देखे कि उसमें ब्लेजिंग फायर सोड टेक्निक है या कोल्ड फ्रॉस्ट पाल्म, उसने पूरी शेल्फ ही जड़ से उखड़ दी और पीछे खड़े क्लोन्स ने यूज पकड़कर सीधा स्पेशियल बैग्स में भर दिया। जब बैग्स भर गए तो सब कुछ बड़े स्पेशियल रिंग में ट्रांसफर कर दिया गया। दूसरी तरफ कुछ क्लोन्स नाइट लुमिनेसेंट पर्ल को निकाल नहीं पाए तो उन्होंने पूरा पिलर ही काट दिया। तब लुकस जोर से चिल्लाया, वो कशिन एनलाइटनमेंट ग्रास से बना है, उसे मत छोड़ना। सिर्फ आधे कप चाय के वक्त में पहला फ्लोर पूरी तरह साफ हो गया। खिड़कियों का कागज तक खुरच कर ले लिया गया। तब डेंटे ने देखा कि जमीन की नीली टाइल्स हल्की रोशनी छोड़ रही थी। ये एज्योर स्पिरिट स्टोन से बनी हुई थी जो कल्टीवेशन के लिए काफी फायदेमंद थी। लुकस और बाकी लोग एक साथ जोर जोर से चिल्लाए, बॉस ने कहा है
हेवनली कोर्ट में घर बनाना है। ये फ्लोर टाइल्स काफी अच्छी लग रही है, इन्हें भी उखाड़ लो। अगले ही पल पूरे हॉल में टाइल्स उखाड़ने की खटखट गूंजने लगी। जो कल्टीवेटर्स ग्रेट डाउ और धर्म ट्रेजर्स के लिए लड़ते थे, वो अब फ्लाइंग सोर्ड से फ्लोर की टाइल्स तोड़ने में लगे हुए थे। अगर पुराने इमॉर्टल एंसेस्टर्स ये नजारा देख लेते तो गुस्से में अपनी कब्रों में उलझ जाते। और तभी जब दूसरा फ्लोर भी साफ होने वाला था, दूर से एक गुस्से से भरी गरज पूरे आसमान में गूंज उठी। कौन सा पागल मेरे चिंगयुन सेक्ट में घुसने की हिम्मत कर रहा है? दूर आसमान में कई रोशनी की लकीरें बिजली की तरह तेजी से टेक्निक हॉल की तरफ बढ़ रही थी। उनका नेतृत्व खुद चिंगयुन सेक्ट मास्टर कर रहा था और उसके पीछे लॉ एनफोर्समेंट हॉल का हेड और कई इनर सेक्ट मास्टर्स भी आ रहे थे। टेक्निक हॉल से निकल रही अजीब और भयानक ऑरा को महसूस करके सबके दिल घबरा उठे थे। आखिर कौन सा टॉप टीयर सेक्ट इतनी हिम्मत कर सकता था कि सीधा चिंगयुन सेक्ट के खिलाफ जंग छेड़ दे? उसी वक्त लुकास ने अपने कान हिलाए, आखिरी फ्लोर टाइल को कमार में खोंसा और एक तेज सीटी बजाई जो रिट्रीट का सिग्नल था। सारे क्लोन्स जो अब तक लूट में बिजी थे, एक पाल के लिए भी लड़ने का इरादा नहीं दिखाया। जो दो क्लोन्स आधा पिलर पकड़े हुए थे, वो भी सेफ रोशनी में गायब हो गए। एक ही पल में जो हॉल कुछ देर पहले लोगों से भरा हुआ था, वो बिल्कुल सुनसान हो गया। बस नंगी दीवारें, उखड़ी हुई जमीन और खाली दरवाजे के फ्रेम बचे थे। लेकिन कोर्टयार्ड में अब भी दो लोग खड़े थे। दंते नहीं गया था। वो बिना कब्दों के अपनी उभरी हुई मसल्स और भयानक मास्क के साथ गेट के सामने अकेला खड़ा था। उसके हाथ में एक विशाल मचे थी। दूसरी तरफ ईथन उसकी टांग को जोर से पकड़े हुए था। उसका चेहरा खून से भरा हुआ था और वो बिल्कुल किसी बेचारे आदमी की तरह रो रहा था। दंते गर्जा, अगर निकलना है तो पहले पुरखों के खजाने वापस करो। और अगले ही पल उसने एक्टिंग के मुताबिक ईथन के सीने पर एक भयानक लात मारी। ईथन चीखता हुआ दीवार से टकराया और मुंह से खून उगल दिया, लेकिन वो तुरंत पगल कुत्ते की तरह वापस लपका और दांते की टांग में दांत गाड़कर चिल्लाने लगा, पकड़ो इन चोरों को, ये भाग रहे हैं। ये पूरा दर्द भाराना तक उसी वक्त पहुंच चुके सेक्ट मास्टर की नजरों में आ गया। सेक्ट मास्टर गुस्से से कांप उठा और उसके बाल तक खड़े हो गए। गोल्डन कोर स्टेज की उसकी भयानक पावर आसमान में एक विशाल स्पिरिचुअल हैंड के रूप में उतारी और सीधा दंते की तरफ गिर पड़ी। दंते की आंखों में मजाक भरी नफरत चमकी। उसने बचने की कोशिश तक नहीं की, उल्टा उसने अपनी ब्लड एसेंस को उल्टा घुमाया और उसका पूरा शरीर गहरे बैंगनी लाल रंग में फूल गया। वो गरजा, ब्लड हिडन सेक्ट अमर रहे, और सीधा उस विशाल हाथ की तरफ झपट पड़ा। अगले ही पल एक भयानक धमाका हुआ। पहले से ही पिलर्स के बिना कमजोर हो चुका टेक्निक हॉल जोर से हिल गया। डेंटे ने अपना कोर ब्लास्ट कर दिया। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट परफेक्शन स्टेज के कल्टीवेटर का सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक अर्ली गोल्डन कोर एक्सपर्ट के फुल पावर अटैक के बराबर था। धूल और मालबे के बीच सेक्ट मास्टर ने अपनी बाहु हिलाकर धुआं हटा दिया और उसका चेहरा सेफ पड़ गया। वहां बस एक विशाल गधा और छिते हुए गोश्त के टुकड़े बचे थे। दंते की रूह तक बचकर नहीं निकल पाई थी। तभी मलबे के कोने से ईथन कमजोर आवाज में खनसाते हुए बाहर निकला। उसके हाथ में एक टोकन था जो दंते ने जानबूझकर गिराया था। उस पर खून से बना हुआ एक खोपड़ी का निशान था। लॉ एनफोर्समेंट हॉल का हेड तुरंत भागकर ईथन के पास पहुंचा और उसे संभाला। यूज से देखकर उसके दिल में अजीब सा दाढ़ भर गया। पिछली बार भी जब चूयन मारा था तो खबर लाने वाला ईथन ही था, और अब जब टेक्निक हॉल लूट लिया गया था, तब भी जान की बाजी लगाकर चोरों को रोकने वाला वही था। क्या वफादार बच्चा है, ईथन कांपते हुए बोला। ये डिसाइपल निकम्मा है, मैं बस इतना ही बचा पाया, बाकी सब लूट लिया गया। जब सेक्ट मास्टर ने हॉल के अंदर नजर डाली और देखा कि फ्लोर की टाइल्स तक उखड़ कर ले गए, तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने दंत भिंच कर धीरे से 3 शब्द बोले, ब्लड हिडन सेक्ट। उसकी आंखों में खूनी इरादा चमक रहा था। अगर मैंने इस बेइज्जती का बदला नहीं लिया तो मैं चिंगयुन सेक्ट का लीडर कहलाने लायक नहीं हूँ। अगली सुबह चिंगयुन सेक्ट का मेन हॉल पहले से भी ज्यादा भारी माहौल में डूबा हुआ था। हॉल की लूट की खबर छुपाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन अब उसे दबा पाना नामुमकिन था। डिसाइपल्स का हौसला बढ़ाने के लिए सेक्ट को कोई कदम उठाना ही था। ईथन को फिर से स्ट्रेचर पर उठकर हॉल में लाया गया। सेक्ट मास्टर की आवाज एक ही रात में 10 साल बूढ़े आदमी जैसी लगने लगी थी। उसने कहा, एथन, तुम्हारा दिल सूरज और चांद की तरह पवित्र है। एल्डर्स के फैसले के मुताबिक आज से तुम मिशन हॉल के डेप्यूटी हॉल मास्टर बनोगे। तुम्हें इनर सेक्ट एल्डर के बराबर दर्जा दिया जाएगा और 4 लाख लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के साथ कई मेडिसिनल पिल्स भी दिए जाएंगे। किसी में विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के शुरुआती स्टेज का आदमी डेप्यूटी हॉल मास्टर बन रहा था, लेकिन जिसने अपनी जान दाव पर लगाई हो, उसका कौन विरोध करता। ईथन स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ आंसू बहाते हुए सेक्ट मास्टर का शुक्रिया अदा कर रहा था और अंदर ही अंदर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। मिशन हॉल वही जगह थी जहां से मिशंस
और रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होते थे। ये बिल्कुल चूहे को अनाज के गोडम में छोड़ने जैसा था। उसी वक्त हेवनली कोर्ट के अंदर MC किताबों से बने एक सिंहासन पर बैठा हुआ चिंग युन सीक्रेट रिकॉर्ड्स को बड़े ध्यान से पढ़ रहा था। उसके आसपास क्लोन्स चिंग युन सेक्ट से चुराई गई टाइल्स से प्लाजा बना रहे थे। लूट कर ले गए बुक शेल्फ्स को लकड़ी के घरों में सजाया जा रहा था। लूकास कुछ क्लोन्स को कमांड दे रहा था जो स्क्रिप्चर हॉल का साइन बोर्ड उखड़कर लतरीन के ऊपर लटका रहे थे। तभी लिनी हिसाब किताब लेकर आया और बोला, बॉस, इन्वेंट्री कंप्लीट हो गई है। हमारे पास बट इज प्रोफाउंड ग्रेड मैनुअल्स, 400 येलो ग्रेड मैनुअल्स और अनेक टेक्निक्स, पिल फॉर्मूलास और फॉर्मेशन डायग्राम्स है। अर्थ ग्रेड या उससे ऊपर की चीजें नहीं मिली, लेकिन हेवनली कोर्ट की बुनियाद के लिए ये काफी है। MC ने किताब बैंड की और उसकी आंखों में सुनहरी चमक उभर आई। बहुत बढ़िया। इन मैनुअल्स और सिस्टम की कैलकुलेशन पावर के साथ मेरे 10,000 क्लोन्स सिर्फ सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने वाली सुसाइड स्क्वाड नहीं रहेंगे, लेकिन मैनुअल्स के साथ साथ पैसे भी जरूरी थे। MC खड़ा हुआ और उसकी नजर चिंग युन सेक्ट के मेन पीक की तरफ टिक गई। ईथन ने अभी अभी एक नई खबर भेजी थी। ब्लड हिडन सेक्ट के खतरे से घबराकर चिंग युन सेक्ट अपने सीक्रेट आउटपोस्ट्स का सारा माल वापस हेडक्वार्टर्स में जमा कर रहा था और मिशन हॉल के एक सीक्रेट कंपार्टमेंट में ट्रेजरी की रिस्ट्रिक्शन मैप की कॉपी भी छुपी हुई थी। MC के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। किताबें तो मिल गई, लेकिन पैसा अभी भी कम है। इथन को के दो पहले अपने जख्म ठीक करे। जब डेप्यूटी हॉल मास्टर की कुर्सी पर अच्छे से बैठ जाए तब सेक्ट का ख्याल रखे। अगली बार हम उनकी ट्रेजरी की रक्षा करने में मदद करेंगे। धीरे धीरे हेवनली कोर्ट, जो पहले एक सुनसान और उदास जगह थी, अब किताबों के समुद्र में बदल चुकी थी। स्क्रॉलस, जेड स्लिप्स और पुरानी किताबों के पहाड़ लग चुके थे। हवा में पुराने कागजों और स्याही की खुशबू फैली हुई थी और उसके साथ चोरी के माल की अजीब सी मीठी महक भी थी। MC सबसे ऊंचे किताब के ढेर पर बैठा हुआ जनरल हिस्ट्री ऑफ द कॉन्टिनेंट नाम की किताब को आराम से पलट रहा था और उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। मेरी ब्रा और भी ज्यादा फरो हो गई हर पासिंग मोमेंट के साथ। नीचे 99 स्ट्रॉन्ग बर्ली फिगर्स क्रॉस लेगेड बैठे थे। सबके हाथ में एक बुक थी। कुछ लोग कंसंट्रेशन में ब्राउज टाइट करके पढ़ रहे थे और कुछ फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल खींच रहे थे, जैसे उन्हें लग रहा हो कि वो पेजेस के अंदर का नॉलेज लिटरली खा लेना चाहते हो। और कुछ जैसे दंते अपनी बुक से फेस कवर करके जोर से स्नोर कर रहे थे। सब लोग उठो। मैंने हाथ में बुक को रोल करके दंते के सर पे शार्प थुड़ के साथ मार दिया। दंते एकदम से स्टार्टल्ड होके उठा, अपना ध्रुल वाइप करते हुए बोला, बॉस, खाने का टाइम हो गया क्या? मैं चिल्लाया, खाना खाना खाना, तुम्हें सिर्फ खाना ही आता है क्या? मैंने ग्राउंड पे पड़े बुक्स के पाइल की तरफ पॉइंट किया, फ्रस्ट्रेशन और हाई एक्सपेक्टेशंस दोनों फील करते हुए। ये नॉलेज है, ये पावर है, हमने इसे प्लंडर किया है, पर जब तक इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करते ये हमारा नहीं बनेगा। सब मेरी बात सुनो। क्लोन्स एकदम परफेक्ट यूनिसन में खड़े हो गए। बैक स्ट्रेट रग्ड स्टाइल के बाद भी उनकी डिसिप्लिन इंसान थी। अगले 5 डेज तक कोई काम नहीं करेगा और बिल्कुल भी कोई नहीं सोएगा। मैंने 5 फिंगर्स रेस किए। मैं चाहता हूं तुम यहाँ के हर सिंगल कैरेक्टर को अपने माइंड में फोर्स करो। हम सिर्फ बैंडिट्स नहीं रहेंगे, हम सिविलाइज्ड बैंडिट्स बनेंगे। तब लुकास ने डिस्ट्रेस्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, हाथ में बुक फंडामेंटल्स ऑफ फॉर्मेशन एरेज पकड़ के, बॉस, ये टास्क बहुत ही डिफिकल्ट है। इसके ट्विस्टेड डायग्राम्स अलग अलग देखो तो समझ आते हैं, पर कंबाइन कर दो तो हेवनली स्क्रिप्चर्स से भी ज्यादा इंस्क्रूटेबल लगते हैं। मैं बोला, अगर समझ नहीं आता तो मेमोराइज करो। 99 माइंड्स लिंक्ड है तो स्टोन को भी आर्ट में कर्व कर सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। ये है मेंटल रेजोनेंस क्लोन सिस्टम का टेरिफाइंग नेचर। अगर एक पर्सन नहीं समझता, 100 लोग डिस्कस करके सॉल्व कर लेंगे। जब नियरी 1000 कॉन्शियसनेस सिमुल्टेनियसली प्रोसेस करते हैं, ये कंप्यूटेशनल पावर किसी भी जीनियस को क्रश कर सकती है। और टैब, मैंने देखा मिस्टिकल पैटर्न्स मेरे गोल्डन कोर पे मैनिफेस्ट हो रहे थे 2 से 9 पाथ्स सक्सेशन में, और तुरंत ही पूरा माइनर वर्ल्ड ट्रेम्बल कर गया जब 10वीं पैटर्न प्राइमोडियल केओस की पावर से कार्वे हुआ। परफेक्ट गोल्डन कोर फॉर्म हुआ और एक इनडिस्क्राइबेबल एनर्जी वेव सेंटर से रिपल कर गई। माइनर वर्ल्ड के बॉर्डर्स फ्रैंटिकली एक्सपैंड होने लगे। जो स्पेस पहले सिर्फ 10 मिलियन वाइड था, वो ब्लिंक में 20 माइल्स वाइड था और स्पिरिचुअल एनर्जी का अलूरिंग पल्स इमिट होने लगा। स्पिरिचुअल एनर्जी का कॉन्सेंट्रेशन इंस्टेंटली सर्ज हुआ, 10 गुना डेंसिटी पे सेटल हो गया। मैंने डीप ब्रेथ लिया, पूरा बॉडी इनविगरेट फील कर रहा था। तभी लिटिल डेमोनिस्ट की फेंट वॉइस आई, अपना बैलेंस देख। मैं शॉक में कंट्रोल पैनल खोला। करंट बैलेंस 4.5 मिलियन लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स था। डैम इट, मैं जंप करके खड़ा हो गया। मेरे 20 मिलियन कहाँ गए? ब्लिंक में 20 मिलियन गैब हो चुके थे। लिटिल डेमोनिस्ट अपनी शार्प टंग के साथ थोड़ा दूर ड्रिफ्ट कर गया और बोला, 900 फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट परफेक्शन कल्टिवेटर्स को तुम केबिज समझते हो क्या? और जो स्मॉल वर्ल्ड एक्सपेंशन स्पिरिट वेन्स फॉर्मेशन है, वो हेवन और अर्थ की क्रिएशन को ही स्टील कर रहा है। अगर ये स्पिरिट वेन आउटसाइड वर्ल्ड में होता तो फर्स्ट रेट सेक्ट हेड्स
फोड़ के लड़ते। तुमने हाफ ईयर की मेहनत से जो प्लंडर किया था सब खत्म, अब बस 4.5 मिलियन बचा है। देखने में ज्यादा लगता है पर इस सिस्टम के नेचर के साथ ये भी कोई रिपल नहीं करेगा। मैं गुस्से में चिल्लाया, ग्रीडी मर्चेंट, तू डेफिनेटली एक ग्रीडी मर्चेंट है। मैं अपने दांत भींच लिए। मास्टर, अपनी नाजर ब्रॉडन करो। लिटिल डिमोनेस ने नीचे नीलिंग डेमोन स्पाई की तरफ इशारा किया। अब हम कोई नॉर्मल फोर्स नहीं है, हमारे पास पैसा भले ही नहीं है पर क्या ये हमारे सामने एक वॉकिंग ट्रेजरी नहीं है। मैंने उस उंगली की डायरेक्शन फॉलो की। स्पाई का पूरा बॉडी कांप रहा था। 10,000 बर्ली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स को अपने आसपास देख के उसको लग रहा था जैसे वो जायंट्स के लेयर में फांस गया हो। सही बात है। मैंने गहरी सांस ली। मेरी आंखें शार्प हो गई। अगर पैसे खत्म हो गए हैं तो फिर हम प्लंडर करेंगे। डीमन रियलम ने मुझे प्रोवोके करने की हिम्मत की है। अब उन्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए जब मैं उनकी हर लेयर को रेड करके टोटल कॉन्फिस्केशन करूंगा। मैंने मुड़ के एक्सेल की तरफ देखा और ऑर्डर दिया, एल्केमी और आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग टीम्स के अलावा सबको असेंबल करो। इस बार हम राइटियस जेंटलमैन का नतक नहीं करेंगे। 1 लाख मी के रेडियस में जितने भी इविल और डीमोनिक कल्टीवेटर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं सबको पूरा वाइप आउट करना है। और सुनो, यहाँ से गुजरते हुए कुत्ते को भी 2 स्पिरिट स्टोन्स छोड़ के जाना पड़ेगा। हमें डीमन रियलम में एंटर करने के लिए रिच पैटर्न्स जैसा ट्रैवल एक्सपेंस चाहिए। एक्सेल ने एपीनी ग्रेट ब्लेड शोल्डर पे रखी और मुस्कुराया। ठीक है बॉस, हम ब्रदर्स को सबसे ज्यादा यही पसंद है। हेवन के नाम पे जस्टिस डिलीवर करना। 10,000 मैन स्मॉल वर्ल्ड में चीर कर उठे और उसी मोमेंट एक डिस्ट्रक्टिव असॉल्ट स्टार्ट हो गया डार्क फोर्सेस के अगेंस्ट। उधर चिंग युन सेक्ट का ओल्ड एंसेस्टर अभी भी अपनी डिफेंसिव लाइंस स्ट्रेंथन कर रहा था। उसको क्या पता था कि रियल डेंजर डीमंस नहीं बल्कि ये डेस्परेट मराउडिंग हेवनली कोड गैंग है। बाहर ब्लैक विंड स्ट्रॉन्ग होल्ड जैसे बैंडेड बेस को जो पहले लोग 500 मीटर के अंदर अनडिस्टर्ब्ड समझते थे, वो आज सिर्फ बूट्स के प्रेशर से क्रश हो गया था। स्ट्रॉन्ग होल्ड मास्टर हाफ स्टेप गोल्डन कोर स्टेज का था, गोस्ट हेड सेबर के साथ फेमस, पर आज उसकी सब रेपुटेशन टूट चुकी थी। एक्सेल थ्रोन पे बैठा इंसोलेंटली, मास्क के पीछे उसकी स्माइल टॉर्च लाइट में और भी चिलिंग लग रही थी और नीचे क्लोन्स हाइव की तरह काम कर रहे थे। लूट, सर्च, डिसमेंटल, इनफ नॉनसेंस। ईथन नरकी ने कोल्ड वॉइस में बोला, ट्रेजरी की दे और हेयर पिन जो तुम्हारी 7th वाइफ का है। स्ट्रॉन्ग होल्ड मास्टर का दिल रो पड़ा पर वो कुछ नहीं कर सका। सब लूट लिया गया, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी नहीं बचे और स्पिरिट हाउंड तक को शेयर से शेव करके उसकी फुर भी स्टोरेज बैग में भर दी गई। बॉस ने बोला है कुत्ता भी पास हो तो उसका फुर भी चाहिए, एक क्लोन बोला। ऐसे ही हाफ मंथ तक 1 लाख में रेडियस में टेरर फैलता रहा। इवल कल्टीवेटर्स के लिए अपोकलिप्स और ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स भी सिर्फ ट्रिब्यूट देके बच पा रहे थे। और उधर मैं हेवनली कोड सब डिमेंशन में एक काम लाइफ जी रहा था। इटर्नल स्प्रिंग, डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी, और मैं स्पिरिट स्प्रिंग पूल में रिलैक्स्ड पड़ा था। सारा काम क्लोन्स कर रहे थे, कल्टीवेशन भी, बैटल्स भी, और मैं सिर्फ फ्रूट खा के डायरेक्शन दे रहा था। ये लाइफ आई वुड नॉट ट्रेड इट इवन फॉर बिकमिंग सेलेस्टियल इमॉर्टल, मैं सोच रहा था। वीडियो खत्म और एक छोटा सा अपडेट दोस्तों। मैंने कहा था कि 1000 कंप्लीट होने के बाद मैं पूरी सीरीज कंप्लीट करूंगा और मेरा इरादा अभी भी वही है। लेकिन इस सीरीज के 4 से 5 चैप्टर्स मिसिंग थे जिन्हें मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि स्टोरी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स स्किप हो जाएं, इसलिए थोड़ा समय लग रहा था, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार मुझे एक्चुअल क्लिप्स मिल गई हैं, लेकिन उन क्लिप्स को ढूंढने में मेरा पूरा दिन निकाल गया। इसलिए जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा। और एक और बात, चैनल पर मोनेटाइजेशन से रिलेटेड भी कुछ इश्यू आ गया है जिसे मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। इस वजह से भी कुछ चीज़ें डिले हो गई हैं। और अब एक शॉकिंग बात, मेरे एनालिटिक्स के हिसाब से वीडियो देखने वाले लगभग 98% लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं हैं। मतलब पूरी कहानी देखोगे, एंडिंग का वेट करोगे, नेक्स्ट पार्ट के कमेंट भर दोगे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करोगे। ये क्या सीन है भाई? अगर रोज मेरी वीडियोस देखते हो तो एक सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर दो। इससे चैनल की हिस्ट्री और क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग होती है और यूट्यूब को भी लगता है कि कंटेंट लोगों को जेन्युइनली पसंद आ रहा है। और हाँ, फ्री है, पैसे नहीं लगेंगे। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती, कल को अगर मैं बोल दूं नेक्स्ट पार्ट सिर्फ मेंबर्स के लिए है तो आधे लोग तुरंत सब्सक्राइब करके बेल भी ऑन कर लेंगे। लेकिन अभी जब सब कुछ फ्री में मिल रहा है तब सब्सक्राइब करने में इतनी कंजूसी क्यों? लेकिन मैं मेंबरशिप वॉल लगाने वाला क्रिएटर नहीं हूं। मुझे पता है तुम लोग इस सीरीज को कितना एंजॉय कर रहे हो, और सच कहूं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब कमेंट्स में तुम लोगों का एक्साइटमेंट देखता हूं। बस बदले में एक सब्सक्राइब और थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो। वैसे मेरी एक और वजह थी इस सीरीज को जल्दी कंप्लीट करने की। मेरे पास कुछ ऐसी सीरीज भी रेडी हैं जो स्टोरी, कॉमेडी और एंटरटेनमेंट में इससे भी 2 कदम आगे हैं। मैं उन्हें भी चैनल पर लाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले इस जर्नी को प्रॉपर एंडिंग देना जरूरी है। और हाँ, फीडबैक देना मत भूलना।
इस बार मैंने पेसिंग थोड़ी फास्ट रखी है और अननेसेसरी साइलेंट पार्ट्स भी काफी रिड्यूस किए हैं। एक और सवाल था, क्या मैं डबिंग में थोड़ा और कैजुअल और फनी हो जाऊं? थोड़ा अपने कमेंट्स जोड़ूं या फिर नॉर्मल नरेशन ही बेटर लगती है? कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी जो लोग पहले से सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से थैंक यू। और जो अभी तक चुपचाप वीडियोस देख रहे हैं, भाई सब्सक्राइब। तुम्ही से बोल रहा हूँ, हाँ तुम्ही से। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।